जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और आज हम डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है जी सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब सपोर्ट एंड मूवमेंट काफी लेंथी चैप्टर है। वन बाय वन हम इसके तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टॉपिक नाम है जी ह्यूमन स्केलेटन। तो इसमें हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटन पाया जाता है वो टोटल कितनी बोन्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, एक न्यू बॉर्न बेबी जो है, जब एक ह्यूमन बीइंग की जो है वो बर्थ होती है, तो एक न्यू बॉर्न बेबी में जो टोटल बोन्स पाई जाती हैं वो होती हैं टोटल 300। और इनको हम सॉफ्ट बोन्स का नाम भी जो है वो देते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो बेबी ग्रो करता चला जाता है और एक अडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो अडल्ट में यही जो बोन्स होती हैं 300 से कम होकर ये 206 स्ट्रॉन्ग बोन्स के अंदर जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज जो आपने याद रखनी है कि एक न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग में 300 बोन्स होती हैं, जबकि एक अडल्ट ह्यूमन में बोन्स की जो टोटल तादाद है वो कितनी है, 206 है। अच्छा, अब स्केलेटन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, हमारी बॉडी में ये जो 206 बोन्स पर मुश्तमिल ये जो स्केलेटन है, इसको हम स्टूडेंट्स दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। स्केलेटन का वो हिस्सा जो ऑलमोस्ट बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, उसको हम डियर स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं एक्सियल स्केलेटन का। ठीक है, एक्सिस से वर्ड निकला है। और सेकंड जो टाइप है स्केलेटन की, या सेकंड पार्ट अगर मैं कहूं स्केलेटन का, तो वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है जी अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में जो स्केलेटन पाया जाता है उसके टू पार्ट्स हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा है जी जो स्केलेटन हमारी बॉडी में मौजूद है, उसको हम स्टूडेंट टू हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक्सियल स्केलेटन में जो कि 80 बोन्स पर मुश्तमिल होता है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो कि डियर स्टूडेंट्स 126 बोन्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। अब अगर हम डियर स्टूडेंट्स बात करें एक्सियल स्केलेटन की, तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे जो पहला पार्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा स्कल वाला हिस्सा, खोपड़ी वाला हिस्सा। ठीक है। नंबर 2 पे जो पार्ट आता है डेट इज वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। नंबर 3 रिब केज। ठीक है। और नंबर 4 पे स्टर्नम आ जाता है। अच्छा, स्कल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, स्कल का वो हिस्सा, लेट्स से, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने के लिए ड्रा करने की कोशिश करें, लेट्स से जी ये हमारे पास है। अब ये जो सारा पोर्शन है स्टूडेंट, ये कहलाता है जी स्कल। अब स्कल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है स्टूडेंट, जो हमारे ब्रेन को कवर करता है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन को कवर करता है, इसको कहते हैं क्रेनियम। स्कल का वो हिस्सा जो हमारे ब्रेन को कवर करता है, इसको हम स्टूडेंट कहते हैं क्रेनियम। और बाकी ये जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं फेशियल पोर्शन। ठीक है। तो क्रेनियम जो है ये भी बोन्स पर मुश्तमिल होता है, और जो फेस है ये भी बोन्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो स्कल के अंदर दो पार्ट स्टूडेंट आ जाएंगे। एक क्रेनियम वाला पार्ट आ जाएगा जो कि बोन्स से बना होगा, एक फेस वाला पार्ट आ जाएगा जो कि बोन से बना होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं स्कल की, ठीक है, तो स्कल में बोन्स की, तो स्कल में जो टोटल बोन्स होती हैं स्टूडेंट वो होती हैं 22 बोन्स। 22 हड्डियां होती हैं। अब इस 22 में से 8 हड्डियां जो हैं, 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम के अंदर, और 14 स्टूडेंट बोन्स होती हैं फेस के अंदर। ये देखें जी, क्रेनियम के अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल बोन्स। तो इनको आपने याद रखना है। अब क्रेनियल में कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं, तो स्टूडेंट इसमें दो बोन्स जो हैं वो पेयर्ड आ जाती हैं। पेयर्ड का मतलब है वो जोड़ों में पाई जाएंगी, और बाकी जो चार हैं वो अनपेयर्ड हैं। ठीक है, टू पेयर्ड हैं, और बाकी जो चार हैं वो क्या हैं, वो अनपेयर्ड हैं। अब पेयर्ड में कौन कौन सी है, तो पेराइटल है और टेम्पोरल बोन शामिल है। जबकि अगर हम बात करें अनपेयर्ड की, तो उसमें स्फीनाइड है, ऑसिपिटल है, फ्रंटल है, और एथमाइड है। ये बोन्स और स्टूडेंट इनकी तादाद आपने याद रखनी है। फिर फेशियल बोन्स की अगर हम बात करें, तो फेशियल बोन्स जो हैं इसमें पैलाटाइन है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैक्सिला यहाँ पे नहीं आएगा। पैलाटाइन है। ठीक है, पैलाटाइन बोन है। तो इसमें हमारे पास जो है
ये मैक्सिला स्टूडेंट यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, इकट्ठा लिख दिया गया है, यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है, तो पैलाटाइन, मैक्सिला, लैक्रिमल, नेजल, इंफीरियर कॉन्चा, जाइगोमेटिक, ये टू टोटल, मैं इधर चले, मैक्सिला भी 2 बोन्स होती हैं, तो इस 6 पेयर्ड होंगी। ठीक है, 6 पेयर्ड होंगी, और 2 जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होंगी, अनपेयर्ड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 6 + 2, 6 पेयर्ड होंगी और 2 अनपेयर्ड होंगी। जबकि स्कल के अंदर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट 2 पेयर्ड होंगी और 4 जो है वो क्या होंगी, अनपेयर्ड होंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी अनपेयर्ड होंगी, तो मैंडिबल और वोमर जो हैं, ये बोन्स जो हैं ये क्या होंगी, अनपेयर्ड होंगी। ठीक है, अच्छा अब वर्टिब्रल कॉलम पर आ जाते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम 4 हिस्सों में स्टूडेंट डिवाइड करते हैं। सर्विकल रीजन में, नेक वाले रीजन में आ जाता है, थोरेसिक रीजन में चेस्ट वाला रीजन आ जाता है, लंबर रीजन में पेट वाला हिस्सा आ जाता है, और ये पेट के एंड वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा पेल्विक रीजन इसको हम कहते हैं। अब सर्विकल रीजन में 7 बोन्स आ जाती हैं, थोरेसिक रीजन में 12 बोन्स आती हैं, लंबर रीजन में मतलब एब्डोमन वाला जो हिस्सा है उसमें कितनी बोन्स हैं, 5 बोन्स जो हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, और अगर हम पेल्विक रीजन की बात करें तो इसमें 9 बोन्स होती हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो पेल्विक रीजन है ये फर्दर 2 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक पोर्शन कहलाता है, ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है सैक्रम, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है कॉसिक्स। ठीक है, ये टेल पार्ट जो है वो बनाता है। ठीक है, ये टोटल हो जाएंगी 33। इसी तरह रिब केज की बात करें, पसलियों की, तो आपने स्टूडेंट पढ़ा ही होगा कि जो 12 पेयर्स होती हैं। अब स्टूडेंट ये जो 12 पेयर्स है ना, इसमें से जो 7 पेयर्स हैं, फर्स्ट 7 पेयर्स, उनको हम स्टूडेंट नाम देते हैं, दे आर नोन एज ट्रू रिब्स। ठीक है, क्यों कहते हैं, लेट्स से जी ये है जी हमारे पास स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम जो है ये किसको कहते हैं, चस्ट बोन को, ये छाती वाली जो है वो हड्डी है। ठीक है, तो ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टर्नम एक ही बोन है, चस्ट बोन भी इसको कहते हैं, और इसको हम ब्रेस्ट बोन भी जो है वो कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज चस्ट बोन, आल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो पहले 7 पेयर्स होते हैं रिब्स के, वो आकर डायरेक्ट जो हैं वो अटैच होते हैं हमारे स्टर्नम के साथ, तो इसलिए हम उनको कहते हैं ट्रू रिब्स। लेकिन जो नेक्स्ट जो 3 पेयर्स हैं रिब्स के, वो डायरेक्ट आकर अटैच नहीं होते। लेट्स से ये वो 3 पेयर्स हैं, वो डायरेक्ट आकर स्टर्नम से अटैच नहीं होते, बल्कि वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के जरिए अटैच होती हैं। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 7 है वो डायरेक्ट आकर अटैच हो रही हैं, लेकिन जो नेक्स्ट 3 है वो डायरेक्ट आकर अटैच नहीं होती, बल्कि वो एक स्ट्रक्चर के जरिए अटैच होती है। स्ट्रक्चर को स्टूडेंट हम कहते हैं कोस्टल आर्च। ठीक है, और आखिरी जो 2 पेयर्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो अटैच होते ही नहीं है स्टर्नम के साथ, इसलिए हम उनको कहते हैं फ्री रिब्स, या फ्री फ्लोटिंग रिब्स भी उनको कहा जाता है। और यही बेसिकली हमारी किडनी को भी जो है वो क्या कर रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, लास्ट जो 2 पेयर्स होते हैं ना रिब्स के, वो हमारी किडनी को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो ट्रू रिब्स कितनी होंगी, 7। फॉल्स रिब्स जो कोस्टल आर्च के जरिए स्टर्नम से अटैच होती है वो 3, और वो रिब्स जो स्टर्नम से अटैच होती ही नहीं है, फ्री फ्लोटिंग रिब्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी तादाद होती है 2। तो स्टूडेंट ये अगर हम टोटल काउंट करें तो ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स बन जाएंगी, 80 बोन्स जो हैं वो बन जाएंगी। अब ये टेबल जो है स्टूडेंट्स आपने याद करना है, एक एक बोन का नाम पता होना चाहिए, कौन सी पेयर्ड है कौन सी अनपेयर्ड है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी जो है इसमें जो है हमारे पास 2 पार्ट्स आ जाते हैं। पहला जो पार्ट है उसको हम नाम दे सकते हैं पेक्टोरल गर्डल एंड फोरलिम्स, और सेकंड जो पार्ट है उसको हम नाम दे सकते हैं स्टूडेंट पेल्विक गर्डल। ठीक है, हिप रीजन या हाइंड लिम्स। ठीक है, अच्छा अब पेक्टोरल गर्डल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट इसमें क्या बोन होगी, स्कैपुला। इन केस ऑफ बर्ड सुप्रा स्कैपुला भी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो स्कैपुला एक साइड पर सिर्फ एक होगा, तो दोनों साइडों का अगर मिलाएंगे तो 2 स्कैपुला बनेगी, इसीलिए इसी तरह क्लेविकल जो है, ठीक है, इसे कॉलर बोन भी स्टूडेंट कहा जाता है, क्लेविकल जो है इसको कॉलर बोन भी कहा जाता है। अब एक साइड पर एक होगी, दूसरी साइड पर दूसरी होगी, तो अल्टीमेटली टोटल हो जाएंगी 2। तो पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन्स की तादाद हो जाएगी 4। फिर अगर हम स्टूडेंट फोर लिम्स की बात करें, तो फोर लिम्ब में जो हमारा अपर आर्म है, तो अपर आर्म के अंदर जो है हमारे पास जो बोन्स आ जाएंगे उसमें ह्यूमिरस है। ठीक है, एक एक साइड पर होगी। याद रखिएगा ये दोनों 4 लिम्स को जो है वो इंक्लूड किया गया है।
तो एक ह्यूमरस होगी, एक रेडियस होगी, एक अल्ना होगी, 8 कार्पल्स होंगे, 5 मेटाकार्पल्स होंगे और 14 फ्लंजीज होंगे ऑन वन साइड। यहाँ पे जो तादाद लिखी है वो बोथ साइड्स की जो है वो लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल में दो ही बोन्स होती है जिन्हें कॉक्सल बोन्स कहा जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, हर कॉक्सल बोन जो है ना, एक कॉक्सल बोन फर्दर 3 स्मॉल बोन से मिलकर बनी होती है। एक को हम कहते हैं इलियम, दूसरे को हम कहते हैं इशियम और तीसरी को हम कहते हैं प्यूबिस। तो यहाँ पे 3 बोन्स मिलकर एक बोन बना रही हैं, एक बड़ी बोन बना रही हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं कॉक्सल बोन। यही वजह थी कि शुरू में जो 300 बोन्स थी स्टूडेंट, वो कम होकर, क्योंकि बहुत सारी बोन्स आपस में फ्यूज होकर लार्ज बोन में कन्वर्ट होगी, जिससे बोन्स की तादाद कम होकर 300 से 206 रह जाती है। सिमिलरली फीमर हाइंडिम्स की अगर हम बात करें तो फीमर एक होगी, टिबिया एक होगा, फेबुला एक होगा, टार्सल जो है वो 8 होंगे, मेटा टार्सल जो है वो 5 होंगे, फेलेंजीज 14 होंगी। और दोनों साइडों की मिलाकर जो है ये फिर अल्टीमेटली हमारे पास कितनी बन जाएगी, ये हमारे पास लगभग जो है वो 60 बोन्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। काउंट कर लें, 2 4 6, 16 और 6 22 और 10 32 और 28 जो है ये 60 बोन हो जाएंगे। अभी अगर आप स्टूडेंट काउंट करें तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 126। तो 80 और 126 ये टोटल हम काउंट करेंगे तो 80 और 126 ये टोटल कितनी बोन्स बन जाएंगी, ये बन जाएंगी 206 बोन्स बन जाएंगी। स्टूडेंट इस चीज को समझने के लिए अगर आप डायग्राम का सहारा लेना चाहें तो आप गूगल से या अपनी बुक से सिंपली स्केलेटन की डायग्राम जो है वो भी सामने रखकर इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, यहाँ से कुछ जो पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं वो हमने याद रखना। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आमतौर पर इस टॉपिक से जो है वो पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट बोन की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं स्टेपस, ठीक है। स्टेप्स भी पढ़ते हैं और उसको हम स्टेपस भी पढ़ते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसी हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारे कान के मिडल हिस्से में, जिसको हम मिडल ईयर भी कहते हैं, उसमें 6 जो हैं वो स्मॉल बोन्स पाई जाती हैं, जिनको स्टूडेंट हम नाम देते हैं ऑसिकल्स का, ठीक है। और वो तीन कौन कौन सी हैं, एक उसमें आ जाती है इंकस आ जाती है, दूसरी उसमें जो है वो आ जाती है मेलियस आ जाती है, और तीसरी जो है उसमें आ जाती है स्टेपस। और स्टेपस जो है याद रखिएगा स्टूडेंट, वो हमारे पास बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। तो 3 एक ईयर में होंगी, 3 दूसरे ईयर में होंगी, तो टोटल जो ईयर ऑसिकल्स हैं उनकी तादाद कितनी होती है, 6 होती है। और इसी के अंदर हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी मौजूद होती है। स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे जो लार्जेस्ट बोन है उसका जिक्र भी कर लेते हैं। तो सबसे जो लार्जेस्ट बोन है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं फीमर बोन, ठीक है। ये वाली जो बोन है ये सबसे लार्जेस्ट बोन है, इसको हम थाई बोन भी कहते हैं, रान की हड्डी उर्दू में अगर कहा जाए तो। थाई बोन जो है ये सबसे लार्जेस्ट बोन है। फिर इसी तरह स्टूडेंट अगर हम अपनी लेग वाले हिस्से में देखें, हाइंड लिम्ब जिसको हम कह रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, हाइंड लिम्ब में हमारा जो है, हमारी टांग के ही दरमियान सामने वाली साइड पर जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं नी कैप, ठीक है, नी कैप। अब ये जो नी कैप है इसको हम पैटिला भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज पैटिला। नी कैप इज नोन एज पैटिला, ये आपने याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट कॉक्सल बोन, कॉसिक्स की, तो कॉसिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको हम टेल बोन भी कहते हैं, कॉसिक्स को हम टेल बोन भी जो है वो कहते हैं। क्लेविकल जो है स्टूडेंट, इसको हम कॉलर बोन भी जो है वो कहते हैं। और स्कैपुला जो है ना स्टूडेंट, स्कैपुला को हम शोल्डर बोन कहते हैं। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको नोट करते जाइएगा अपने नोट्स के अंदर। इसको हम शोल्डर बोन भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक बोन होती है हायर्ड बोन, ठीक है। हमारे पास एक बोन होती है हायर्ड बोन। तो हायर्ड बोन जो है ये बेसिकली कहते हैं टंग बोन को, इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज आल्सो नोन एज टंग बोन, ये भी आपने याद रखनी है। फिर स्टूडेंट हमने ये जो सर्विकल वर्टिब्रीज हैं 7, ठीक है, ये जो 7 सर्विकल वर्टिब्रीज हैं, वर्टिब्रीज क्या होती हैं, वो बोन्स जो वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रीज। अब वो वर्टिब्रीज जो सर्विकल रीजन में आती है उन्हें हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री, और हमने पढ़ा कि टोटल ये कितनी होती हैं, 7 होती हैं। अब इस 7 में जो स्टूडेंट फर्स्ट वाली जो हमारे पास वर्टिब्री है उसको हम स्टूडेंट कहते हैं दैट इज कॉल्ड एटलस, ठीक है, एटलस। और जो सेकंड वाली है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं एक्सिस, एटलस एक्सिस। और ये जो स्टूडेंट सर्विकल बोन्स है ना, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं C1 to C7। थोरेसिक जो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम T1
2T12, ठीक है। इसी तरह नंबर L1 2 L5 इस तरह सो ऑन जो है ये चलता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास रिब्स होती हैं, तो रिब्स में ये जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है, जो फ्री फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, इनको हम एक और नाम भी देते हैं, दे आर आल्सो नोन एज गोविला रिब्स। इनको हम गोविला रिब्स का नाम भी जो है वो देते हैं, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट स्टूडेंट नोट डाउन करते चले जाइएगा। अच्छा, स्टर्नम को हम जो है वो क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज ब्रेस्ट बोन भी इसको जो है वो हम कहते हैं। अगर हम बात करें लोअर जा बोन की, ठीक है, जबड़े का जो नीचे वाला हिस्सा है, लोअर जा बोन, ठीक है, हमारा जो जबड़ा है उसके जो नीचे वाली हड्डी होती है लोअर जा बोन, उसको हम स्टूडेंट कहते हैं मैंडीबल, ठीक है। और अगर यहीं पर हम बात करें अपर जा बोन की, तो जो ऊपर वाले जबड़े की जो हड्डी है उसको हम स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्जिला, ठीक है, मैग्जिला, मैग्जिला और मैंडीबल, ठीक है। ये हमारे टीथ्स को भी क्या कर रही होती हैं, कवर कर रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी जो आई ऑर्बिट्स, ठीक है, या आई ऑर्बिट्स को बनाने वाली जो बोन है वो है जी लैक्रिमल बोन, ठीक है, लैक्रिमल बोन। आई सॉकेट वाला जो पोर्शन है, आई ऑर्बिट, ऑर्बिट वो हिस्सा, खोपड़ी का वो हिस्सा जहाँ पे आईज मौजूद है, ठीक है, वो लैक्रिमल बोन से मिलकर बनी। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट बात करें चीक बोन की, ठीक है, वो बोन जो हमारी चीक्स बनाती हैं, उस वो कौन सी है जी, वो हमारे पास है जाइगोमैटिक बोन। अब आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज आल्सो नोन एज चीक बोन, तो ये भी आपने स्टूडेंट याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेजल बोन की, ठीक है, नोज के अंदर जो बोन पाई जाती है नेजल कैविटी में, ठीक है, चूंकि इनर साइड पे होती है इनर नेजल बोन, वो हमारे पास है इंफीरियर कॉन्शा, ठीक है, इंफीरियर कॉन्शा, जो नेजल कैविटी को जो है वो चैम्बर्स के अंदर डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने लाजमी याद रखने हैं, ये भी इनमें से भी एमसीक्यूज जो है वो बनता है। तो ये स्टूडेंट हमारा ह्यूमन स्केलेटन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन के बारे में, ठीक है। हमने स्केलेटन के बाद, स्केलेटन में हमने देखा 206 बोन्स होती हैं। अब जरा हम इन बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फंक्शन है, इनके इनके जो सेल्स की जो टाइप्स हैं, उनको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते हैं, बोन, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। जी, बोन के बारे में पहली चीज जो आपने याद रखनी है कि बोन जो है ये क्या है, इट इज अ मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ, बोन क्या है, इट इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ मोर रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना स्टूडेंट, कनेक्टिव टिश्यूज में जो सेल्स पाए जाते हैं, अल्टीमेटली टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर बनता है, तो इसमें जो सेल्स होते हैं दीज आर नोन एज मीजनकाइमा सेल्स, ठीक है, मीजनकाइमा सेल्स। तो पहली चीज, बोन क्या है, इट इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ मीजनकाइमा सेल्स। दूसरी चीज कि बोन जो है ये क्या करती है, इट मेक्स 1/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में जितना भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है उसका 1/3 जो है वो बोन पर जो है वो मुश्तमिल होता है, उसका 1/3 जो है वो बोन पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इसके अंदर कोलेजन, फिर जो है ना बोन के अंदर मौजूद होते हैं कोलेजन फाइबर्स, बोन के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और इन ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा जो है वो हार्ड टाइप के जो है वो फाइबर्स होते हैं। असल में ये जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि बोन जो है ये एक रिजिड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। अब बोन के रिजिड होने की एक बड़ी वजह जो है वो क्या है, वो इसके अंदर मौजूद है कोलेजन फाइबर्स का होना। और कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो हार्ड होते हैं बाय कैल्शियम फास्फेट डेपोजिशन, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट डेपोजिशन की वजह से जो है कोलेजन फाइबर्स के अंदर जो है कैल्शियम फास्फेट की जो है वो डेपोजिशन होती है, जिसकी वजह से कोलेजन फाइबर्स हार्ड होते हैं। और इन कोलेजन फाइबर्स के हार्ड होने की वजह से ही जो बोन है ये भी क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। बोन्स के स्टूडेंट अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बोन्स के जो हैं वो 3 मेजर फंक्शंस हैं। नंबर 1 जो है बोन्स का जो काम है वो है जी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि बोन्स स्केलेटन बनाती हैं और अल्टीमेटली जो है ये क्या करेंगी, बॉडी को सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगी।
इसके अलावा बोन्स का जो दूसरा काम है वो क्या है, हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। इंटरनल ऑर्गन्स की जो है वो प्रोटेक्शन के अंदर जो है ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, वो है जी मिनरल्स को स्टोर करना। ठीक है, मिनरल स्टोरेज में भी लाइक कैल्शियम है और फॉस्फेट है, उसकी स्टोरेज में भी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा ब्लड सेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चंद मेजर फंक्शंस हैं जो कि आपको मैंने बताए हैं बोन्स के मुतालिक, जो बोन्स हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करती हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम आ जाएं बोन्स के पार्ट्स की तरफ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने समझना है स्टूडेंट। बोन्स के अगर हम पार्ट्स की तरफ आए तो बोन्स के जो है ना स्टूडेंट टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एंड पर बोन्स के एंड वाला है, अगर आप देखें ये बोन के जो टर्मिनल पार्ट्स हैं, एक होते हैं बोन के टर्मिनल पार्ट्स। ठीक है, ये जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं बोन्स के स्टूडेंट, इन टर्मिनल पार्ट्स को हम नाम देते हैं, द टर्मिनल पार्ट्स आर दैट इज नोन एज एपिफाइसिस। ठीक है, जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, एपिफाइसिस। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एपिफाइसिस क्या होते हैं, टर्मिनल एंड वाले, ब्रॉड थोड़े चौड़े होते हैं, टर्मिनल ब्रॉड पार्ट्स ऑफ बोन। तो बोन के आखिर पर जो ये जो चौड़े हिस्से होते हैं, ये जो ब्रॉड रीजन होते हैं, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं एपीफाइसिस। ठीक है, और ये जो सेंटर वाला रीजन होता है स्टूडेंट, ये जो यहां से लेकर ये वाला जो ये जो सेंटर वाला रीजन होता है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं डैट इज कॉल्ड डायाफाइसिस। ठीक है, तो जो आउटर है, आउटर रीजन्स हैं, टर्मिनल रीजन्स हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, एपिफाइसिस। और जो मिडल रीजन है, ठीक है, दरमियान वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस। स्टूडेंट इसके लिए हम एक और वर्ड भी सम यूज करते हैं, वो है जी शाफ्ट। तो बोन के जो है वो टू पार्ट्स होते हैं, टर्मिनल जो पार्ट होगा उसे हम एपिफाइसिस कहेंगे, और जो मिडल पार्ट होगा उसको हम स्टूडेंट क्या नाम देंगे, डायाफाइसिस का नाम देंगे। थोड़ा मजीद अगर हम बोन की एनाटॉमी को अगर हम डिस्कस करें, तो स्टूडेंट इसमें आप देखें हम बोन को जो है ना टू लेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, अगर मैं इस लेयर को जरा हाईलाइट कर दूं, ठीक है, ये जो आपको बाहर वाली साइड पर, बोन के बाहर वाली साइड पर ये जो लेयर दिखाई दे रही है, ये जो मोटी सी लेयर है, आउटर लेयर भी आप इसको कहते हैं, ये जो आउटर लेयर है बोन की, ठीक है, इसको हम स्टूडेंट नाम देते हैं डैट इज कॉल्ड कंपैक्ट बोन। ठीक है, बोन की जो आउटर लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, कंपैक्ट बोन कहते हैं। और ये जो बाकी जो है ना स्टूडेंट, ये जो इनर पोर्शन है, इसको हम कहते हैं, ये जो बाकी अंदर वाला ये जो पोर्शन है, इसको हम स्टूडेंट कहते हैं डैट इज, ये जो इनर लेयर है इसको हम स्टूडेंट कहेंगे डैट इज कॉल्ड स्पोंजी बोन। ठीक है, कंपैक्ट का मतलब स्टूडेंट होता है हार्ड। तो ये जो आउटर रीजन है बोन का, आउटर लेयर है, सॉरी आउटर लेयर जो है बोन की, कंपैक्ट बोन, ये क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हार्ड होती है, ये हार्ड लेयर होती है। ठीक है, अच्छा अब ये जो कंपैक्ट बोन है, इसका आप देखें ये जो कंपैक्ट बोन है, ये वाला जो है ये इसका बाहर वाला पोर्शन है, इसकी जो आउटर लेयर है, ये कंपैक्ट बोन की, कंपैक्ट बोन जो है ये उसका आउटर पोर्शन है, और ये जो है ये उसका इनर पोर्शन है। तो ये जो आउटर पोर्शन है, ठीक है, कंपैक्ट बोन का जो बाहर वाला हिस्सा है, इसको हम स्टूडेंट कहते हैं पेरियोस्टियम। इसको हम क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम। अब पेरियोस्टियम क्या है, इसको हम कहेंगे आउटर पार्ट, आउटर लेयर भी आप कह सकते हैं, आउटर पार्ट भी कह सकते हैं, आउटर लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन के बाहर वाली साइड पर भी एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। और ये जो लेयर होती है पेरियोस्टियम जो है, ये लेयर जो है बहुत ही, ये किससे बनी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ये किससे बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अच्छा अब कंपैक्ट बोन के इनर साइड पर, ये जो इनर साइड पर जो लेयर होती है, इसको हम स्टूडेंट नाम देते हैं डेट इज कॉल्ड एंडोस्टियम। तो कंपैक्ट बोन की आउटर साइड पर, आउटर साइड को हम कहेंगे पेरियोस्टियम, जो किससे बनी होगी स्टूडेंट, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी। और कंपैक्ट बोन की इनर साइड को हम क्या नाम देंगे, डेट इज कॉल्ड एंडोस्टियम। ठीक है, इनर रीजन ऑफ कंपैक्ट बोन या इनर पार्ट ऑफ कंपैक्ट बोन, जो मर्जी नाम दे लें आप। तो ये हमारे पास कंपैक्ट बोन का क्या है, इनर रीजन है। तो कंपैक्ट बोन
जो कि बेसिकली बोन की आउटर लेयर को हम कहते हैं। इस आउटर लेयर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम स्टूडेंट क्या नाम दे रहे होते हैं, डेट इज कॉल्ड एंडोस्टियम। ठीक है। अच्छा, अब कंपैक्ट बोन का काम क्या है, मतलब ये जो आउटर लेयर है बोन की, इस जिसको हम कंपैक्ट बोन का नाम दे रहे हैं, इसका काम क्या है। तो स्टूडेंट इसका जो मेन काम है, एक तो इट हेल्प इन मसल अटैचमेंट। ठीक है, ये मसल, ये वो जगह होती है जहां पर आकर मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। मसल्स की अटैचमेंट में जो है वो हेल्प करती है, जो कि, और ये मसल्स अटैच इसके साथ किसके जरिए हो रहे होते हैं, वाया टेंडन। ठीक है, टेंडन के जरिए। टेंडन भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को बोन के आउटर लेयर कंपैक्ट बोन के साथ जो है वो अटैच करता है। दूसरा स्टूडेंट, कंपैक्ट बोन का जो दूसरा काम होता है वो होता है जी डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स। इसका काम होता है मिनरल्स को स्टोर करना। ठीक है। अच्छा, अब मिनरल्स स्टूडेंट इनऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स की भी स्टोरेज होती है, और ऑर्गेनिक मिनरल्स की स्टोरेज भी होती है। अगर स्टूडेंट हम इनऑर्गेनिक मिनरल्स की बात करें तो उसमें कैल्शियम आ जाता है और उसमें फास्फेट वगैरह आ जाते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो स्टूडेंट कोलेजन जो है वो केमिकल आ जाता है। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन जो है वो आ जाती है, कोलेजन मिनरल जो है वो आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कंपैक्ट बोन के बारे में। तो कंपैक्ट बोन के बारे में स्टूडेंट आपने ये सारी चीजें जो हैं वो नोट डाउन कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद कंपैक्ट बोन के बाद अगर हम आ जाएं इसके इनर पोर्शन की तरफ, डेट इज नोन एज स्पोंजी बोन। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज याद रखिए, ये जो कंपैक्ट बोन है इसको हम कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं। कॉर्टिकल जो है ये आमतौर पे बाहर आउटर पोर्शन के लिए वर्ड यूज होता है, इसको हम कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, आ जाएं अब स्पोंजी बोन की तरफ। इसमें हमने काफी सारी डिटेल जो है वो डिस्कस करनी है। स्पोंजी बोन के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसको हम कैंसिलस बोन भी कहते हैं। इट इज नोन एज कैंसिलस बोन, या इसको हम ट्रेबिकुलर बोन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेबिकुलर बोन। ठीक है, तो इसके काफी सारे नेम हैं, स्पोंजी बोन, कैंसिलस बोन, या इसको हम ट्रेबिकुलर बोन भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो स्पोंजी बोन है जो कि बेसिकली क्या है, इनर लेयर है किसकी, बोन की। ठीक है, जिसको हम कैंसिलस या ट्रेबिकुलर बोन भी कहते हैं। पहली चीज याद रखिएगा कि स्पोंजी बोन जो है ये पोरस होगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपको ये जितना भी पोरस, ये आप देखें बोन के अंदर ये स्ट्रक्चर, ये आपको पोरस नजर आ रहा है, मसामदार नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या मौजूद है, पोर्स मौजूद हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं स्पोंजी बोन। ठीक है, ये पोरस होता है, और इसके अंदर स्टूडेंट दूसरी चीज आपने याद रखनी है, ये इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो मौजूद होती, कंटेन ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, कंटेन, इसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होती हैं। और आमतौर पे याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो स्पोंजी बोन होती है इसके अंदर जो पोर्स होते हैं ना, उन पोर्स के अंदर मौजूद होता है बोन मैरो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। स्पोंजी बोन के अंदर क्या मौजूद होता है, बोन मैरो होता है। अब बोन मैरो जो है ना स्टूडेंट, दो टाइप का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो, और एक हम टर्म यूज कर रहे होते हैं येलो बोन मैरो। तो ये जो येलो बोन मैरो होता है ये होता है जी डायाफाइसिस वाले हिस्से में। मतलब इस हिस्से के अंदर स्टूडेंट, इस हिस्से के अंदर जो बोन मैरो मौजूद होगा, अब ये सारा जो इनर पोर्शन है ना स्टूडेंट, ये सारा, ये हमारे पास क्या है, स्पोंजी बोन वाला हिस्सा है। अब इसमें सेंटर के अंदर जो बोन मैरो होता है, जो यहाँ कह ले डायाफाइसिस के अंदर जो बोन मैरो होता है उसको हम कहते हैं येलो बोन, और येलो बोन मैरो। और साइडों पे जो बोन मैरो होता है वो क्या कहलाता है, डैट विल बी नोन एज रेड बोन मैरो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक तरह से कि एपीफाइसिस के अंदर जो है वो रेड बोन मैरो मौजूद होता है। ठीक है, जबकि डायाफाइसिस या शाफ्ट वाले हिस्से में कौन सा बोन मैरो मौजूद होता है, येलो बोन मैरो जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो स्पोंजी बोन के बारे में ये चीजें आपने याद रखनी है। अब बोन मैरो का मतलब ये है कि यही वो हिस्सा होगा जो क्या बनाएगा, ब्लड सेल्स बनाएगा। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बोन का एक काम होता है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करना, और ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है स्टूडेंट, तो वो होती है जी बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ पर होता है, ये स्पोंजी बोन के अंदर, इनर लेयर के अंदर, बोन के अंदर मौजूद होता है। और इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक रेड बोन मैरो होता है और दूसरा जो है वो येलो बोन मैरो जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट याद कीजिएगा, यहां पर हमने बात की कि स्पोंजी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स भी बड़ी मिकदार के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, अब होता यह है कि इसमें
में क्या होता है, इनके अंदर केनाल्स, ब्लड कैपिलरीज जो है ना, होता ये है कि बोन के अंदर जो है ना बड़ी बड़ी केनाल्स पाई जाती हैं। बोन के स्पेशली ये जो स्पॉन्जी बोन वाला जो हिस्सा होता है ना, इसके अंदर पाई जाती हैं केनाल्स। ये जो केनाल्स का ये जो सिस्टम होता है ना, इसको हम स्टूडेंट नाम देते हैं हार्वर्सियन सिस्टम। इसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज हार्वर्सियन सिस्टम। तो ये जो केनाल्स का सिस्टम है, हार्वर्सियन सिस्टम, इसके अंदर बेसिकली ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। इट कंटेन ब्लड कैपिलरीज। तो स्पॉन्जी बोन के अंदर जो है बहुत सारी केनाल्स होंगी। केनाल्स के इस नेटवर्क को हम कहेंगे हार्वर्सियन सिस्टम। और इस हार्वर्सियन सिस्टम, इन केनाल्स के अंदर जो है वो क्या मौजूद होगी, ब्लड कैपिलरीज जो है वो मौजूद होंगी। तो कंपैक्ट बोन के बारे में याद रखिएगा स्टूडेंट। कंपैक्ट बोन जो कि आउटर लेयर है, कंपैक्ट बोन जो कि आउटर लेयर है बोन की, इसका काम है मसल्स की अटैचमेंट में हेल्प करना और मिनरल्स की स्टोरेज करना। जबकि अगर स्पॉन्जी बोन की बात करें तो स्पॉन्जी बोन का जो मेन काम है वो क्या है, बोन मैरो की मदद से ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, तो ये ब्लड सेल्स की स्टोरेज का बायस जो है वो बनती है। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया बोन्स के स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट थोड़ा सा जो है ना बोन के सेल्स की तरफ आ जाए। तो बोन्स के सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे नंबर 1 पर जो सेल्स आते हैं वो हमारे पास होते हैं ओस्टियोजेनिक सेल्स। ओस्टियोजेनिक सेल्स, याद कीजिएगा स्टूडेंट, ये जो ओस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं ये असल में क्या होते हैं, दे आर स्टेम सेल्स। ओस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं ये असल में क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स होते हैं। अच्छा, यहां से बोन की डेवलपमेंट जो है वो शुरू होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेल्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं जी ओस्टियोब्लास्ट्स। अब ओस्टियोब्लास्ट जो हैं ये बेसिकली वो सेल्स हैं जो क्या करते हैं, नई बोन को बनाते हैं। तो इनको हम बोन फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स, याद कीजिएगा बोन की जो डेवलपमेंट है उसका आगाज होगा ओस्टियोजेनिक सेल से। जब बोन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी तो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की मदद से होगी। देन हमारे पास स्टूडेंट आ जाएंगे ओस्टियोसाइट्स। और जब बोन बन जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, तो उसके अंदर कौन से सेल्स मौजूद होंगे स्टूडेंट, उसके अंदर मौजूद होंगे ओस्टियोसाइट्स। तो ओस्टियोसाइट्स क्या हैं, दीज आर मेच्योर बोन सेल्स। ठीक है। फिर इसके अलावा एक और टाइप बी सेल्स की हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट, और वो होती है जी हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ये जो सेल्स है ना स्टूडेंट, इनका काम होता है बोन को तोड़ना। ठीक है, दे आर कॉल्ड बोन डिसॉल्विंग सेल्स। इनको बोन डिसॉल्विंग सेल्स भी जो है वो कहा जाता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसको रिमूव करते हैं, तो इनको हम बोन डिसॉल्विंग सेल्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो 4 किस्म के सेल्स हैं, एक जहां से बोन की डेवलपमेंट शुरू होती है, जहां से बोन बनना शुरू हो जाती है, बोन मुकम्मल मैच्योर हो जाती है, और बोन की ब्रेकडाउन में ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का हाथ होता है। अच्छा, इनके बारे में याद रखिएगा, अगर हम इन तमाम सेल्स की बात करें तो इसमें ओस्टियोजेनिक सेल जो है ना ये यूनी सेल्स, यूनी न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं। मतलब यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है। ओस्टियोब्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये भी यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है। ओस्टियोसाइट ये भी यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ना ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओस्टियोसाइट के बारे में एक और चीज याद रखिएगा, ये जो सेल्स हैं इनकी जो शेप होती है वो स्टीलेट शेप कहलाती है। इनकी जो शेप है उसको कहते हैं स्टीलेट शेप सेल्स। ठीक है, तो बोन फॉर्म मेच्योरिंग सेल्स जो इनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर आल्सो नोन एज स्टीलेट शेप सेल्स। तो इन तमाम सेल्स के अंदर ओस्टियोजेनिक सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियो, इन सब में एक एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, याद रखिएगा ओस्टियोक्लास्ट जो है इनको हम बोन डिसॉल्विंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, बोन डिसॉल्विंग सेल। तो बोन स्टेम सेल्स कौन से होंगे, ओस्टियोजेनिक सेल्स। बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से होंगे, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। बोन मेच्योर सेल्स कौन से होंगे, ओस्टियोसाइट्स। और बोन डिसॉल्विंग सेल्स या बोन रिजॉर्प्शन, सॉरी यहाँ पे रिजॉर्प्शन लिखना था, बोन रिजॉर्प्शन सेल्स हमारे पास कौन से होंगे, बोन को की ब्रेकडाउन में हेल्प करने वाले जो सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, डेट आर नोन एज ओस्टियोक्लास्ट। तो ये बोन के बारे में स्टूडेंट आपने कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमटी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको बताई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कनेक्टिव टिश्यू की, डेट इज कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज के बारे में पहली चीज जो हमें याद रखनी है कि कार्टिलेज जो है ये भी एक टाइप है, टाइप ऑफ रिजिड
कनेक्टिव टिश्यू। बोन की तरह जो है कार्टिलेज भी क्या है, ये भी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। बट जब हम इसका कंपैरिजन बोन के साथ करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कार्टिलेज इज लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। ठीक है, बोन भी क्या है, एक रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या है, ये भी एक रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये बोन से जो है वो क्या होता है, लेस स्ट्रॉन्ग होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू है तो ये भी सेल से बना होगा, तो स्टूडेंट इसमें भी वही सेल्स होंगे, डेट आर नोन एज मीजनकाइम सेल्स। ठीक है, मीजन काइमा सेल्स इसके अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, सेकंड स्टूडेंट जो चीज याद रखनी है, हमने पढ़ा था बोन के अंदर होते हैं सिर्फ कोलेजन फाइबर्स जो हार्ड होते हैं कैल्शियम फास्फेट की डेपोजिशन की वजह से। लेकिन कार्टिलेज के अंदर स्टूडेंट कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ जो है ना इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ही, इलास्टिक फाइबर्स के मौजूद होने की वजह से ही इनके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज जो है ये बोन से क्या होते हैं, लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि कार्टिलेज के अराउंड जो कवरिंग होती है, कार्टिलेज के अराउंड जो कवरिंग होती है, या आप कह लें कि कार्टिलेज में सबसे बाहर वाली साइड पे जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कार्टिलेज में जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, तो पेरिकॉन्ड्रियम जो है ये क्या है, आउटर कवरिंग है कार्टिलेज की। ठीक है, अच्छा फिर एक और चीज याद रखिएगा कि कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स, ठीक है, जो इनर पोर्शन होता है कार्टिलेज का, इसमें क्या होते हैं, कुछ स्मॉल कैविटीज पाई जाती हैं कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर जो है, कुछ कैविटीज, छोटी छोटी कैविटीज पाई जाती हैं। ये जो कैविटीज होती हैं स्टूडेंट्स, इनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर नोन एज लैकुना। ज्यादा होंगी तो अल्टीमेटली प्लूरल टर्म यूज करेंगे, लैकुनी। ठीक है, अच्छा अब ये जो लैकुनी है इसके अंदर क्या मौजूद होता है, लैकुनी के अंदर मौजूद होते हैं कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स। एंड दैट सेल स्टूडेंट्स आर नोन एज, दैट सेल स्टूडेंट्स आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स, याद कीजिएगा स्टूडेंट कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं दीज आर लिविंग सेल्स। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, देखिए कार्टिलेज में और बोन में एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो कार्टिलेज होता है ना, इट लैक ब्लड सप्लाई, मतलब इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद नहीं होती। तो जब ब्लड कैपिलरीज मौजूद नहीं होंगी तो इन लिविंग सेल्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो जी सिंपली प्रोवाइड की जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए जो है वो क्या किया जाएगा, इन सेल्स को न्यूट्रिशन भी दी जा रही होगी और साथ ही साथ जो है वो ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई भी दी जा रही होगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखिएगा कि इसकी जो हमारे पास कार्टिलेज की जब हम बात करते हैं तो कार्टिलेज जो है ये बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स का बॉडी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। बॉडी में थ्री टाइप्स के कार्टिलेज जो हैं वो पाए जाते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट पहली टाइप है वो है जी हमारे पास हाईलाइन कार्टिलेज की। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाईलाइन कार्टिलेज। सेकंड जो टाइप है स्टूडेंट वो हमारे पास है इलास्टिक कार्टिलेज। अब ये जो टाइप्स हैं इनमें से काफी बार जो है वो एमडी कैट के अंदर एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। और लास्ट जो टाइप है हमारे पास स्टूडेंट वो है जी फाइबरस कार्टिलेज की। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट ये जो है ना, इसमें हाईलाइन कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हाईलाइन कार्टिलेज जो है ना ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज है। ठीक है, बॉडी में तीन टाइप्स हैं कार्टिलेज की, जो मोस्ट अबंडेंट टाइप है कार्टिलेज की वो हमारे पास कौन सी है, वो है जी हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज जो है वो होगी। अच्छा इसकी अगर हम मैट्रिक्स कलर की बात करें, हमने कहा था कार्टिलेज के अंदर स्टूडेंट देखें, हमने कहा था कार्टिलेज के अंदर क्या मौजूद होता है, मैट्रिक्स होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर कैविटीज होती हैं और उन कैविटीज के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जो कार्टिलेज बनाते हैं। तो अगर हम हाईलाइन कार्टिलेज के मैट्रिक्स की बात करें तो इनका जो मैट्रिक्स होता है वो होता है जी ब्लूइश वाइट, ब्लूइश वाइट ट्रांसपेरेंट जो है वो इनका क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स ब्लूइश वाइट ट्रांसपेरेंट होगा, ये भी अक्सर जो है वो पूछ लिया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको मिलेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट्स मिलेंगे।
ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको व्हाइट कलर का जो है वो कोलेजन मिलेगा। मैट्रिक्स के अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स और व्हाइट कलर का जो है वो कोलेजन मिलेगा। अच्छा, अब ये ज्वाइंट्स जो है, सॉरी, ये कार्टिलेज जो है ये कहाँ पर एग्जिस्ट कहाँ पर करते हैं? तो हाइलाइन कार्टिलेज जो है ये आमतौर पे जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं, जैसे ब्रोंकाई हैं या लैरंक्स हैं, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है हाइलाइन कार्टिलेज। इसके अलावा जितने भी मूवेबल ज्वाइंट्स हैं दे आर प्रेजेंट एट एंड ऑफ लार्ज बोन्स। हमारी बॉडी में जितनी भी बड़ी बड़ी बोन्स हैं, ठीक है, उनके एंड्स के ऊपर जो है ये एग्जिस्ट करता है। इसके लाइक जो है, इसके अलावा जो हमारी रिब बोन्स हैं उनके अंदर जो है ये कार्टिलेज एग्जिस्ट करता है। वेस्ट बोन्स जो हैं उनके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। तो ये लोकेशन है हाइलाइन कार्टिलेज की जो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? हाइलाइन कार्टिलेज जो है इसका काम होता है बेसिकली बोन की, जिस बोन के को ये कवर करते हैं उसकी ग्रोथ में ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मूवमेंट में भी जो है वो हेल्प करते हैं। तो जितने भी मूवेबल ज्वाइंट्स होंगे जो आगे चल के हम स्टूडेंट पढ़ेंगे उसमें हाइलाइन कार्टिलेज भी इन्वॉल्व होगा। और चूंकि ये ब्रोंकाई और लैरिंक्स में भी पाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, दे स्ट्रेंथन, कार्टिलेज क्या करता है, स्ट्रेंथन रेस्पिरेटरी ट्यूब्स। तो ये रेस्पिरेटरी ट्यूब्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है। इलास्टिक कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये भी एक हमारे पास देखा जाए तो ये सबसे लेस अबंडेंट टाइप है कार्टिलेज की। सबसे कम टाइप का जो कार्टिलेज हमारी बॉडी में पाया जाता है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। मैट्रिक्स की अगर मैं उसी सीक्वेंस में अगर बात करूं तो मैट्रिक्स जो है वो येलो कलर का भी हो सकता है और मैट्रिक्स जो है वो वाइट कलर का भी हो सकता है। तो येलो, वाइट या वाइट मैट्रिक्स जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्टीमेटली इसमें नेट लाइक टिश्यूज जो है वो मौजूद होंगे, मतलब ये स्पोंजी स्ट्रक्चर पर जो है वो मुश्तमिल होगा। नेट टिश्यूज इसके अंदर मौजूद होंगे। और ये कहां पर एग्जिस्ट करेगा? इट एग्जिस्ट इन पिन्ना ऑफ ईयर्स, ठीक है। कान का जो बाहर वाला हिस्सा है जो खींचने के काम भी आता है उसको हम पिन्ना कहते हैं। एपिग्लोटिस है, इनके अंदर जो है इलास्टिक कार्टिलेज एग्जिस्ट करता है। अब इलास्टिक कार्टिलेज, इसका फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ जो है वो सपोर्ट में रोल प्ले करना, ठीक है। फाइब्रस कार्टिलेज की तरफ अगर हम आते हैं तो फाइब्रस कार्टिलेज ये भी एक अबंडेंट टाइप है, लेकिन हाइलाइन कार्टिलेज से ज्यादा नहीं है। तो आपने याद रखना है जो सबसे ज्यादा कार्टिलेज बॉडी में पाया जाता है वो हाइलाइन कार्टिलेज है, और सबसे लेस जो कार्टिलेज पाया जाता है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। मैट्रिक्स की बात करें तो स्टूडेंट वो डार्क येलो कलर का जो है वो इसका मैट्रिक्स होता है। डार्क येलो कलर का जो है वो मैट्रिक्स होता है, और इसके अंदर सिर्फ कोलेजन पाया जाता है। सिर्फ कोलेजन ही इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ये कहां पर स्टूडेंट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जी बोन के जो ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। स्पेशली जो हमारे पास जो हैं, जैसे नी जॉइंट है उसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है। नी जॉइंट है, ठीक है। बैक बोन, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रीज के दरमियान जो है वो फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो पाया जाता है, ठीक है। बैकबोन के अंदर भी ये किसी हद तक जो है वो कार्टिलेज मौजूद होता है, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो वर्टिब्रीज होती हैं, लेट से ये बोन के वर्टिब्रल कॉलम की मैं वर्टिब्रीज बना रहा हूँ, तो इनके दरमियान स्टूडेंट एक डिस्क होती है। उस डिस्क का जो आउटर पोर्शन होता है वो स्टूडेंट कंसिस्ट होता है फाइब्रस कार्टिलेज पर। आपने सेकेंड ईयर में एक टॉपिक पढ़ा होगा डिस्क स्लिप का। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है इसका काम सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और इसका काम जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो देना है, ठीक है। जिन बोन्स के दरमियान में या आउटर साइड पर ये पाए जाते हैं। तो कार्टिलेज के बारे में ये चीजें आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट, आमतौर पे हम बोन और कार्टिलेज का कंपैरिजन भी करते हैं, तो वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आप ये जो चीज़ें आपको बताई हैं अगर आप ये याद कर लेंगे तो इसी के अंदर सारा डिफरेंस कवर्ड हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, हमने कहा कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग है उसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। इसी तरह स्टूडेंट याद रखिएगा बोन की जो आउटर कवरिंग है, ठीक है। बोन में हमने कहा था कि जो आउटर पार्ट है वो कंपैक्ट बोन है। फिर हमने कहा कंपैक्ट बोन का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोन की जो आउटर कवरिंग है वो कौन सी है, तो
बोन में जो आउटर साइड पर जो कवरिंग पाई जाती है वो है पेरिओस्टियम, लेकिन कार्टिलेज में जो बाहर वाली साइड पर जो कवरिंग पाई जाती है वो है पेरिकॉन्ड्रियम। बोन में 3 टाइप के सेल्स हमें मिलते हैं, ओस्टियोजेनिक सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ये 3 किस्म के सेल्स हमें बोन में मिलते हैं। जबकि कार्टिलेज में कौन से सेल्स होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। बोन मैरो सिर्फ बोन के अंदर होगा, कार्टिलेज के अंदर बोन मैरो नहीं होगा। ब्लड वेसल्स बोन के अंदर मौजूद होंगी, लेकिन कार्टिलेज के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होंगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट जो आपने लाजमी याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है ना स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के एक और टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास स्टूडेंट है मसल्स की शक्ल में। अब हम मसल्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मसल्स की जो स्टडी होती है ना उसे हम स्टूडेंट कहते हैं मायोलॉजी। टर्म यूज होती है मायोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ मसल्स। ठीक है। इसी तरह एक टर्म और भी है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मीन बोन, तो यहाँ पे स्टडी ऑफ, एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, डैट इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। तो ये चीजें भी आपने जो है वो याद रखनी है। अच्छा, मायोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट आपने चीज याद रखनी है वो है जी कि हमारी बॉडी के अंदर जो है टोटल, अगर ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में एक अंदाजे के मुताबिक हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स की जो कुल तादाद है, अप्रोक्सीमेटली 640 के करीब मसल्स हमारी बॉडी के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम फिर आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्मूथ मसल्स में, कार्डियक मसल्स में और स्केलेटल मसल्स के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं। याद कीजिएगा, हमारी बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट मसल है, टोटल मसल्स कितने हैं हमारी बॉडी में? 640 मसल्स हैं। इसमें जो सबसे लार्जेस्ट मसल है हमारी बॉडी में उसको हम कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमम। ठीक है, नाम याद कीजिएगा, ग्लूटियस मैक्सिमम। ठीक है, लार्जेस्ट मसल है। ठीक है, विच इज जो कि बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? हिप रीजन के अंदर पाया जाता है। और ये बेसिकली जो है ये एक एक्सटेंसर मसल है। एक्सटेंसर मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी का पार्ट जो है वो स्ट्रेटन हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये क्या करता है जी, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में भी अहम किरदार अदा करता है। ग्लूटियस मैक्सिमम द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अच्छा, एक और चीज याद कीजिएगा कि हमारे पास जो मसल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम भी आपके सामने मौजूद है। याद कीजिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ना ये स्मूथ मसल्स हैं। मैं ना यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। ये हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स आ जाएंगे कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो यहां पर हम कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर हम कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर जो है वो हम कार्डी स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहां पर हम स्मूथ मसल्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट? स्टूडेंट अब जो है ना हम जरा मसल्स की बात कर लेते हैं। तो मसल्स जो हैं इनकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, मसल्स को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। फिर इसी से मिल एक और टर्म जो है जो ऊपर मुझे बता देनी चाहिए थी वो है जी ऑस्टियोलॉजी। अब ऑस्टियो जो है ये वर्ड यूज होता है बोन के लिए। तो स्टडी ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, तो बोन और कार्टिलेज की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। जबकि मसल्स की स्टडी को हम स्टूडेंट नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड मायोलॉजी। ठीक है। अच्छा, अब मसल्स की अगर हम बात करें ना स्टूडेंट, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये देखा गया है कि हमारी बॉडी में जो टोटल मसल्स की जो तादाद है, ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स की जो तादाद है वो लगभग 640 के करीब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मसल्स पाए जाते हैं, जिनको फिर आगे हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब इन 640 मसल्स में अगर हम देखें तो स्टूडेंट सबसे जो लार्जेस्ट मसल है हमारी बॉडी में, उस लार्जेस्ट मसल को हम कहते हैं डेट इज नोन एज ग्लूटियस मैक्सिमम। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमम। और ये मसल स्टूडेंट कहां पे पाया जाता है? ये मसल पाया जाता है हिप रीजन के अंदर। ठीक है,
हिप मसल भी आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली ये एक एक्सटेंसर मसल है जो कि लेग को स्ट्रेटन करने में जो है वो हेल्प करता है। तो ये बेसिकली क्या है, एक्सटेंसर मसल है। इसके साथ साथ ये मसल क्या करता है, इसका जो मेन काम है वो क्या है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी पोस्चर को क्या रखता है, मेंटेन करता है। मेंटेन पोस्चर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। फिर इसके बाद अगर हम स्टूडेंट आ जाएं, लार्जेस्ट के बाद अगर हम आ जाएं सबसे स्मॉलेस्ट मसल की, तो स्टूडेंट जो सबसे स्मॉलेस्ट मसल हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है वो है जी हमारे पास स्टेप्टियस। ठीक है, स्टेप्टियस। अब ये जो मसल है स्मॉलेस्ट मसल, ये कहाँ पे पाया जाता है जी, ये पाया जाता है ईयर के अंदर, हमारे कान के लगभग मिडल हिस्से में। ठीक है, पाया जाता है अलोंग विद स्मॉलेस्ट बोन कॉल्ड स्टेपस। चैप्टर के शुरू में ही हमने इस बोन के बारे में पढ़ा था कि जो स्मॉलेस्ट बोन है वो है स्टेपस, जो ईयर के मिडल पोर्शन में पाई जाती है। वहीं पर इसके साथ एक मसल भी अटैच होता है, दैट इज स्टेपस से स्टेप्टियस। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सबसे स्ट्रोंगेस्ट मसल की, तो हमारी बॉडी में जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट मसल होता है स्टूडेंट, वो है जी मैसिटर। ठीक है, मैसीटर पढ़ लें, मासीटर पढ़ लें। और ये मसल कहाँ पे पाया जाता है स्टूडेंट, ये मसल पाया जाता है हमारे जॉ के अंदर। ठीक है, जबड़ों के अंदर ये मसल जो है वो पाया जाता है। तो ये कुछ मसल्स के बारे में आपने याद रख लें। अब मसल जो है ना स्टूडेंट, हमारे पास इसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, हमारे पास जो है ना स्टूडेंट मसल्स की टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट, इनको इसको यहाँ पे हम कट कर देते हैं। सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे डायग्राम के मुताबिक, अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट कार्डियक मसल्स की। ठीक है, अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट कार्डियक मसल्स जो हैं, लोकेशन की अगर हम बात करें, लफज कार्डियक, कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट। तो ये जो मसल्स हैं स्टूडेंट, कार्डियक मसल्स जो हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जी हार्ट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो हैं, जैसा कि नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है स्केलेटन, तो वो मसल्स जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होंगे, उनको हम क्या नाम दे देंगे स्टूडेंट, दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। और ये मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ अटैच किसके जरिए होंगे, एक कनेक्टिव टिश्यू के जरिए, दैट इज नोन एज टेंडन। ठीक है, टेंडन के जरिए जो है वो अटैच होंगे। स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें तो हार्ट और स्केलेटन बोन्स को छोड़ के बाकी लगभग जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे स्टूडेंट हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, फिर इसके अलावा जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला सारा पोर्शन है, फिर इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या जितने भी हमारी बॉडी में होलो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन सब के अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया लोकेशन के लिहाज से। अब न्यूक्लियस की बात करें, जाहिर सी बात है मसल्स हैं, मसल्स क्या है, टिश्यूज हैं, टिश्यूज किससे बने होंगे, सेल से। तो ये आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आप देखें ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, चौथा। हर सेल के अंदर अगर आप, ये पांचवा सेल है, हर सेल के अंदर आप देखें स्टूडेंट, तो हमें कितने न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, हमें एक ही न्यूक्लियस जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो आमतौर पर सिंगल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट भी आप लिख सकते हैं, लिखना भी वही चाहिए था, सिंगल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें, और ये कहां पर होगा, लगभग सेंटर के अंदर, सेल के लगभग सेंटर के अंदर मौजूद होगा। स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स आप देखें तो यहां पर एक सेल, ये एक सेल है, लेकिन इस एक सेल में आप देखें कितने सारे न्यूक्लाई मौजूद हैं, तो मल्टीपल न्यूक्लाई जो है वो मौजूद होंगे। और अगर आप गौर करें तो ये सेल की ना साइडों पर मौजूद हैं, पेरीफ्री। ठीक है, साइड पर जो है वो क्या होंगे, मौजूद होंगे। फिर यहाँ पे आप स्मूथ मसल में देखें तो हर सेल के अंदर क्या है, सिंगल न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। और ये भी क्या है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, सेंट्रली लोकेटेड है, तो सिंगल न्यूक्लियस होगा जी यहाँ पे भी। और ये सिंगल न्यूक्लियस भी क्या होंगे, सेंटर के अंदर जो है वो मौजूद होंगे। अच्छा, फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो फंक्शन क्या है, कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल्स का जो फंक्शन है वो है जी हार्ट की बीटिंग में हेल्प करना। ठीक है, हमारा जो दिल धड़कता है वो असल में किसकी वजह से धड़क रहा होता है, कार्डियक मसल्स की वजह से। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो अल्टीमेटली स्केलेटल मसल्स जो हैं, ये स्केलेटन से जुड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करते हैं। और स्टूडेंट ये हीट प्रोडक्शन का बायस भी जो है वो बनते हैं। जब हम मसल्स को रब करते हैं तो उससे हीट भी जो है वो पैदा होती है।
अगर हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, तो देखें हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से फूड पास होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो है वो एयर पास होती है, ब्लड वेसल से जो है वो ब्लड पास होता है। तो बेसिकली इनका जो काम होता है वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ चीजों की मूवमेंट में हेल्प करना। किन के अंदर, हॉलो ऑर्गन्स के अंदर। अब ये सारे हॉलो ऑर्गन स्टूडेंट कहते हैं वो ऑर्गन जो अंदर से खाली होते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से खाली होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नाली है वो अंदर से खाली होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं तो वो अंदर से खाली। तो इन हॉलो ऑर्गन्स के अंदर से ये क्या करता है, चीजों को मूव करवाने में हेल्प करता है। कंट्रोल की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो कार्डियक मसल्स जो हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ऑटोमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हाँ अलबत्ता स्केलेटल मसल्स जो हैं ये इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, सो इनको हम वॉलंटरी मसल्स का नाम जो है वो दे सकते हैं। सिमिलरली जो स्मूथ मसल्स हैं ये भी क्या होंगे, इनवॉलंटरी होंगे, या आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक मसल्स होंगे। कॉन्ट्रैक्शन कास्ड बाय, अब कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी वजह से होगी, तो जी वो होती है स्पॉन्टेनियस। ये खुद ब खुद जो है वो क्या करते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो वो जो है वो क्या होगा जी, न्यूरॉन्स की मदद से, नर्वस सिस्टम से जो है वो इनको सिग्नल्स मिलेंगे, तो ही ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ये स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। ठीक है, बाज जगहों पे स्पॉन्टेनियस भी होते हैं और इनको किसी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती। बाज जो है वो स्ट्रेच करने से, जो है बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट की स्ट्रेचिंग से भी ये मसल्स जो है वो क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हार्मोन्स भी जो हैं वो इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनते हैं, और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम या आप कह लें जो न्यूरॉन सिग्नल्स हैं वो भी इनकी कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनते हैं। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो स्टूडेंट जो कार्डियक मसल्स हैं हमारे पास, इनकी जो स्पीड होती है कॉन्ट्रैक्शन की वो नॉर्मल होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट होती है। स्केलेटल मसल्स की डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, स्लो भी हो सकती है और रैपिड भी हो सकती है, जबकि स्मूथ मसल्स की जो मूवमेंट आमतौर पर स्लो ही होती है। सेल की शेप की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो हमारे पास कार्डियक सेल्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, एक तो सेल्स चेन्स की फॉर्म में होते हैं, चेन्स या ब्रांच्ड, जैसा कि आपने ऊपर डायग्राम में देखा था, आप स्क्रॉल करके ऊपर देख भी सकते हैं कि तमाम सेल्स जो है ना, एक सेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा सेल जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ब्रांच्ड सेल्स होते हैं, चेन सेल्स की होती है। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये सिलेंडरिकल शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की तो ये क्या होते हैं, आई शेप होते हैं, मतलब स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से मसल्स जो हैं वो आई शेप से मिलते जुलते हैं, तो वो हमारे पास है स्मूथ मसल्स। ठीक है, मसल अपीयरेंस की अगर बात करें, दिखने में जो है वो किस तरह होते हैं, तो कार्डियक मसल्स जो हैं ये क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड का मतलब होता है कि कोई लाइन, कोई धारियां तो मौजूद नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे कुछ आपको ये लाइनें सी नजर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए कहीं पे ये लाइनें जो हैं वो आपको कम नजर आ रही हैं, कहीं पे लाइनें ज्यादा नजर आ रही हैं, तो इसको हम कहेंगे इरेगुलर स्ट्राइएशन। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको लाइनें जो है वो नजर आएंगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट स्केलेटल मसल्स सेल्स में देखें तो यहाँ पर आप देखें एक प्रॉपर रेगुलर पैटर्न में आपको ये लाइनें जो है वो नजर आ रही है, तो इनको हम कहेंगे रेगुलर स्ट्रिप्ड मसल्स या रेगुलर स्ट्राइएटेड मसल। स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट इसमें आप देखें यहाँ पे कोई भी सेल के अंदर कोई भी लाइन मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, अनस्ट्रिप्ड मसल्स, या हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। तो ये हमने स्टूडेंट मसल्स का जो है वो हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा कंपैरिजन भी जो है वो हमने कर लिया। अच्छा, अब जो है ना स्टूडेंट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। हमने स्केलेटल मसल्स को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, पूरी डिटेल के अंदर पढ़ना है, और ये मसल्स हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं उसके प्रोसीजर को भी हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की तरफ आ जाए। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो है ना स्टूडेंट, नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, वो मसल्स जो के अटैच होते हैं, वो मसल्स जो के अटैच होते हैं, किसके साथ अटैच होते हैं, हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं या बोन्स के साथ अटैच होते हैं। और ये मसल्स आम तौर पे जो है ना अटैच होते हैं हमारे स्केलेटन के साथ या बोन्स के साथ, किसके जरिए, टेंडन्स के जरिए। टेंडन्स क्या है स्टूडेंट, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, अच्छा, एक होता है टेंडन जो बोन को मसल के साथ जोड़ता है, जैसे स्केलेटल मसल को बोन के साथ टेंडन जोड़ा है। एक होता है हमारे पास स्टूडेंट लिगामेंट जो क्या करता है, बोन को बोन के साथ जो है वो जोड़ा होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने ना मसल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम मसल की बात करें ना, तो ये देखें जी, ये हमारे पास लेट से ये हमारे पास है एक स्केलेटल मसल।
ठीक है, ये आप स्केलेटल मसल जो है वो देख रहे हैं। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूं, ये है हमारे पास स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल जो है ना, ये बना होता है, किससे बना होता है? तो इसके अंदर आप देखें, इस स्केलेटल मसल के अंदर आप देखें, ये आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है स्केलेटल मसल इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना है, जिसमें से एक स्ट्रक्चर को बाहर निकाल के दिखाया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जी फेसिकल। अच्छा, इसको ना हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम मसल बंडल भी कहते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक जो है ना, उसमें वर्ड यूज हुआ है मसल बंडल का। ठीक है। फिर ये जो मसल बंडल होता है ना स्टूडेंट, ये मसल बंडल जो है ना, ये आगे मुश्तमिल होता है बहुत सारे मसल सेल्स पर। ठीक है, वो यहाँ पे डायग्राम के अंदर जो है वो मसल सेल नहीं दिखाया गया, जो कि दिखाना चाहिए था। तो बेसिकली उसने यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्केच बनाऊं ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको देखिएगा जरा। लेट्स से जी, ये है हमारे पास स्केलेटल मसल। ठीक है। अब स्केलेटल मसल जो है, ये कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है स्टूडेंट किस पर? बहुत सारे मसल बंडल्स पर। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? इनको हम फेसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, फेसिकल्स भी कहते हैं। फिर इसके बाद जो है मसल बंडल किससे बना होता है? तो जी मसल बंडल बना होता है बहुत सारे मसल सेल से। ठीक है, अब मसल चल चूंकि अलोंगेटेड शेप के होते हैं, तो इनको ना हम मसल फाइबर्स भी कह देते हैं। ठीक है, फाइबर कहते हैं लॉन्ग चीज को, मसल सेल या मसल फाइबर्स। फिर मसल सेल जो है ना स्टूडेंट, ये आगे मुश्तमिल होता है, मसल सेल के अंदर होते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है, मायोफिब्रिल्स। और मायोफिब्रिल के अंदर जो है ना स्टूडेंट, बेसिकली यहां पे ना हमें लिखना चाहिए था, यहां पे उसको लिखना चाहिए था मायो मसल सेल, यहां पे लिखना चाहिए था। फिर मसल सेल जो है ना, ये आगे स्टूडेंट मुश्तमिल होता है मायोफिब्रिल पर। ठीक है, मायोफिब्रिल पर। मायोफिब्रिल जो है फिर आगे मुश्तमिल होता है किस पर? दो मायोफिलामेंट्स के ऊपर। तो मायोफिब्रिल फर्दर कंसिस्ट ऑफ मायोफिलामेंट। तो ये जो है वो तरतीब है जो स्टूडेंट हमने याद रखनी है। ठीक हो गया? अच्छा, तो मसल जो है वो बना होता है मसल बंडल से, मसल बंडल बना होता है मसल सेल से, मसल सेल बने होते हैं मायोफिब्रिल से, और मायोफिब्रिल बने होते हैं स्टूडेंट दो टाइप के मायोफिलामेंट से। तो ये आ गया हमारे पास स्केलेटल मसल, जो बना होगा मसल बंडल से, जो बना होगा मसल सेल से, जो बने होंगे मायोफिब्रिल से, और जो आखिरकार बने होंगे दो टाइप के मायोफिलामेंट से बने होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक टर्म यूज हुई है एपीमीसियम। अब ये एपीमीसियम क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे पास स्केलेटल मसल है ना, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। हमारी बॉडी में हर स्केलेटल मसल के ऊपर ना एक कवरिंग होती है। चलिए मैं इधर कवरिंग बना देता हूँ। लेट्स से हमारे पास स्केलेटल मसल है, और ये मैं बना रहा हूं उस मसल के गिर्द कवरिंग। ये जो कवरिंग है ना स्टूडेंट, मसल की जो कवरिंग है, इस कवरिंग को स्टूडेंट हम कहते हैं दिस कवरिंग। ये जो मसल की कवरिंग है, इसको हम स्टूडेंट कहते हैं एपीमीसियम। ठीक है, एपीमीसियम। ईच मसल इन आवर बॉडी, skeletal muscle in our body is surrounded by a layer of connective tissue called epimysium। ठीक है, तो ये लेयर किससे बनी होगी स्टूडेंट? ये बनी होगी कनेक्टिव टिश्यू से। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे एपीमिसियम यूज हुआ है, फिर यहां पर आप देखिए टर्म यूज हुई है पेरीमिसियम। अब ये पेरीमिसियम क्या है? तो मसल बंडल, या जिसको हम फेसिकल भी कहते हैं स्टूडेंट, इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है। तो ये जो कवरिंग होती है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं पेरीमिसियम। ठीक है, अब ये चीजें याद रखते जाइएगा कि किसकी कवरिंग क्या कहलाती है। फिर इसी तरह स्टूडेंट मसल सेल या मसल फाइबर के ऊपर भी कवरिंग होती है। ठीक है, और ये जो कवरिंग है, रिमेंबर ऑल दीज कवरिंग्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कवरिंग है ना स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं एंडोमिसियम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एंडो मिसियम। तो ऑल दीज कवरिंग्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अच्छा, अब मसल सेल को हमने थोड़ा सा यहां पर डिटेल में जो है वो डिस्कस करना है। मसल सेल, जिसको हम मसल फाइबर भी कहते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, हम किसके सेल्स पढ़े? मसल सेल्स। और अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो स्केलेटल मसल्स में जो सेल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं स्टूडेंट? वो हमने पढ़ा सिलेंड्रिकल शेप के जो है वो सेल्स होते हैं, लाइक दिस वन। इस तरह के जो है हमारे पास सेल्स होते हैं। अब देखें, इनकी लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है, इसलिए हम मसल सेल्स को मसल फाइबर भी कह देते हैं। ठीक है। डायामीटर की अगर बात की जाए, इसकी मोटाई की बात की जाए, तो इसका जो डायामीटर है स्टूडेंट, वो हमारे पास होता है 10 to 100। ठीक है, 10 से 100 के दरमियान जो है वो मसल सेल्स का डायामीटर जो है वो हो सकता है 10 to 100 माइक्रोमीटर।
ठीक हो गया। फिर एक और चीज आपने याद रखनी है, ये जो मसल सेल है, इसकी इस सेल की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं स्टूडेंट, मसल सेल के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम स्टूडेंट कहते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा उसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, उसको हम स्टूडेंट कहेंगे सार्कोप्लाज्म। सार्को जो है ना स्टूडेंट, ये टर्म मसल्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, सार्कोलेमा। और ये जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या कहलाएगा, सार्कोप्लाज्म जो है वो कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो सार्कोप्लाज्म है, ठीक है, मतलब मसल सेल के अंदर, मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है, जिसको हम सार्कोप्लाज्म कह रहे होते हैं, अब इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है ना, जो मेन बातें हैं जो आपने याद रखनी है, इसके अंदर बड़ी मिकदार में ना ग्लाइकोजिन होता है। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर लीवर और मसल्स वो साइट्स हैं जहां पे ग्लाइकोजिन बड़ी अमाउंट में क्या होता है, स्टोर होता है। तो वो सार्कोप्लाज्म के अंदर जो है वो स्टोर हो रहा होगा। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाई जाती है यहाँ पर, मायोग्लोबिन। एक होती हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाई जाती है, एक मायो मीन मसल। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये भी रेड कलर की होती है, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन भी रेड कलर की होती है। ये ऑक्सीजन को क्या करती है, स्टोर करती है। देखें, मसल्स हमारी बॉडी में वो पार्ट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा एनर्जी की डिमांड है, और एनर्जी की डिमांड कहाँ से पूरी होगी, एटीपी से। एटीपी कैसे बनेगा, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज किससे बनता है, ग्लाइकोजन से। तो जब हमारी बॉडी में जरूरत पड़ती है मसल्स को एनर्जी की, तो मसल्स क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन स्टोर होती है, इससे क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को, सॉरी, ग्लाइकोजन को पहले कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, एंड देन ऑक्सीजन की मौजूदगी में उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है, जिससे एटीपी की प्रोडक्शन होती है, और यूं सेल्स उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने तीसरी चीज हमने कही थी कि यहां पर क्या होते हैं, पेरीफ्रिल्स, पेरीफ्री पर, साइडों पर जो है वो मल्टीपल न्यूक्लाई भी होते हैं। तो स्टूडेंट, जो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, वो किस शेप के होते हैं, मतलब न्यूक्लियस किस शेप के होते हैं, तो वो होते हैं ओवल शेप के न्यूक्लियस जो है, या न्यूक्लाई जो है, वो मौजूद होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। फिर हमने कहा कि जी मसल सेल जो है वो आगे किससे बना होता है, ये बना होता है जी मायोफिब्रिल से। तो चलें स्टूडेंट, हम अब मायोफिब्रिल्स के बारे में भी थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मायोफिब्रिल्स की अगर हम स्टूडेंट बात करें, तो मायोफिब्रिल्स जो हैं, इनका जो डायामीटर होता है वो होता है जी हमारे पास 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर जो है वो इनका डायामीटर जो है वो हो सकता है। 1 से 2 इनका डायामीटर होता है। ठीक है, और इसके गिर्द जो है ये सार्को में, ये सारे के सारे जो हैं पैरेलल मैनर में, पैरेलल फैशन में जो है वो सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इन सार्कोप्लाज्म। ठीक हो गया। जैसे ये मसल सेल है, तो इसके सार्कोप्लाज्म में ये इस तरह मायोफिब्रिल पैरेलल फैशन के अंदर जो है वो क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब ये जो स्टूडेंट मायोफिब्रिल होता है, ठीक है, लेट्स से जी स्टूडेंट मैं ये बना रहा हूं एक मायोफिब्रिल। अब ये जो मायोफिब्रिल होता है, इसके अंदर ना हमें कई किस्म के ना बैंड्स नजर आते हैं। हमें कुछ लाइट बैंड्स नजर आ रहे होते हैं, कुछ डार्क बैंड नजर आ रहे होते हैं। लेट्स से जी मैं यहाँ पे एक डार्क बैंड जो है वो शो कर रहा हूँ। ठीक है, एक डार्क बैंड शो कर इस तरह करके। वो जो लाइनें थी ना, वो लाइनें दरअसल वो जो स्ट्राइएशन हमने पढ़ी, वो इसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो हमें नजर आ रही थी। तो ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर लाइट एंड डार्क बैंड्स जो है वो मौजूद है इस तरह करके। मायोफिब्रिल के ऊपर हमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट याद रखना है कि ये जो डार्क बैंड होता है ना, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो आपको बैंड नजर आ रहे हैं, इसको कहते हैं डार्क बैंड। ये जो डार्क बैंड है, इसको हम स्टूडेंट कहते हैं ए बैंड। इसको क्या कहते हैं, ए बैंड। अब ए बैंड के बारे में आपने याद रखना है, थोड़ा सा इनके बारे में हम अलग से डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो ए बैंड है, ए का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक या पोलराइजिंग बैंड भी इसको कहा जाता है। एन आइसोट्रॉपिक या पोलराइजिंग बैंड इसको कहा जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इस बैंड में एक्टिन, जिसको थिन फिलामेंट भी कहते हैं, और मायोसिन दोनों मौजूद होते हैं। एक्टिन, मायोसिन यहां पर दोनों ही मौजूद होते हैं। अभी हम डायग्राम के अंदर भी इसको ड्रा करेंगे। ठीक हो गया। फिर जो है ये जो आई बैंड, अगर आप गौर करें तो इसी आई, इसी सॉरी ए बैंड है,
इस ए बैंड के बाद देखें ये एक लाइट बैंड भी नजर आ रहा है आपको। अब ये जो लाइट बैंड है जो यहां से लेकर आपको यहां तक, और इस साइड पे भी अगर हम देखें यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास कौन सा बैंड है स्टूडेंट? ये हमारे पास है आई बैंड। ठीक है, तो आई बैंड के बारे में अगर हम देखें तो आई फॉर आइसोट्रॉपिक। ठीक है, आई फॉर आइसोट्रॉपिक बैंड ये कहलाता है, या हम इसको नॉन पोलराइजिंग बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस जगह पर कौन से मायोफिलामेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं? तो इस जगह पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट ही मौजूद होता है। ओनली एक्टिन फिलामेंट यहां पर एग्जिस्ट करता है, ओनली एक्टिन फिलामेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ उन ये जो मसल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, मायोफिलामेंट सॉरी। हमने कहा था जो आई बैंड है यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक्टिन फिलामेंट होता है। तो लेट्स से जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, जहां जहां पे आई बैंड होगा वहां वहां पे क्या होगा? एक्टिन फिलामेंट मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें स्टूडेंट, इस जगह पर आई बैंड और ए बैंड क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, और जो ए बैंड होगा स्टूडेंट यहां पर क्या होगा? इस ए बैंड वाली जगह पर यहां पे मौजूद होगा थिक मायोसिन फिलामेंट। यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट इस तरह मौजूद होगा। ये आ गया जी हमारे पास मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, तो ए बैंड में हमने कहा था, ए बैंड में हमने कहा था कि जो एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट मौजूद होंगे। थोड़ा सा मैं इसको जरा और हाईलाइट कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, ए बैंड वाला जो रीजन है ना, इसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों मौजूद है। इस जगह पे आप देखें यहां से लेके यहां तक। ठीक है, आई में अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्टिन फिलामेंट मौजूद है, ये एक्टिन फिलामेंट है। और ये जो ब्लू वन है ये कौन सा फिलामेंट है? ये मायोसिन फिलामेंट। अच्छा, फिर आप स्टूडेंट गौर करें कि ये जो ए बैंड है इसके दरमियान में ये आप देखें एक थोड़ा सा लाइट बैंड भी मौजूद है। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट एच जोन। ठीक है, ए बैंड में यहां पर क्या है? इसके कुछ हिस्से में आप देखिए लाइट बैंड नजर आ रहा है, इसको कहते हैं एच जोन। ये वो जगह होती है जहां पर सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होता है। ये आप देख रहे हैं, इस जगह पर सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, एक्टिन है ही नहीं यहाँ पे। तो ये रीजन क्या स्टूडेंट कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास एच जोन। चलें इसको भी लिख लेते हैं हम, एच जोन। अच्छा, एच जोन जो है ना, एच का मतलब यहां पर है हेले। ठीक है, हेले, हेले का मतलब होता है, इसका मतलब है ब्राइट, कि ए बैंड के अंदर हमें एक ब्राइट हिस्सा नजर आता है इन साइड ए बैंड। तो ए बैंड में जो लाइट सा हिस्सा नजर आ रहा है हमें, इसको हम कहते हैं एच जोन। और यहां पे अगर आप गौर करें ना स्टूडेंट, तो यहां पर मायोसिन फिलामेंट मौजूद है लेकिन एक्टिन नहीं है, ओनली मायोसिन प्रेजेंट हियर। यहां पर सिर्फ मायोसिन फिलामेंट ही जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो एच जोन होता है इसके अंदर जो है, इस एच जोन के अंदर जो है ना एक डार्क सी लाइन भी होती है। अब ये डायग्राम थोड़ी स्मॉल, इसके अंदर ना एक डार्क लाइन होती है। अगर मैं यहां पे शो करूं, लेट से जी ये हमारे पास है ए बैंड। ठीक है, ये सारा हमारे पास क्या है? ये यहां से लेके यहां तक ये ए बैंड है। अब इस ए बैंड में ये जो लाइट ब्राइट रीजन नजर आ रहा है इसको हमने क्या नाम दिया? एच। अब ये जो एच जोन होता है ना, इसको बाइसेक्ट कर रही होती है एक डार्क सी लाइन, इसको कहते हैं स्टूडेंट एम लाइन। ठीक है, एम लाइन, एम लाइन। अच्छा, इसी तरह ये जो लाइट बैंड होता है ना, इसको भी एक डार्क लाइन जो है वो क्या कर रही होती है? बाइसेक्ट कर रही होती है। इसको हम स्टूडेंट कहते हैं जी लाइन। ये भी जी लाइन है और ये यहाँ भी जी लाइन है। और दो जी लाइंस के दरमियान, जो जी का मतलब होता है विशन, जी स्टैंड्स फॉर। अब देखिए ना, ये चले यहाँ पे एक और डार्क बैंड बना रहा हूँ, यहाँ पे एक और डार्क बैंड बना रहा हूँ। अब ये जो लाइट बैंड है ये कहला रहा है आई बैंड। ठीक है, आई बैंड के दरमियान में भी एक लाइन होती है जो उसको कट कर रही होती है, बाइसेक्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं जी लाइन। और मायोफिब्रिल का वो हिस्सा जो दो जी लाइंस के दरमियान होता है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या है? पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू जी लाइंस। दो जी लाइंस के दरमियान जो मायोफिब्रिल का पार्ट आता है इसको सार्कोमेयर कहते हैं। अब ये सार्कोमेयर यहाँ पे भी होगा, ये सार्कोमेयर यहाँ पे भी होगा, ये सार्कोमेयर यहाँ पे भी होगा, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं सार्कोमेयर क्या है। और सबसे पहले जो चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है ना वो यही कर रही होती है मसल के अंदर, इसलिए इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो सार्कोमेयर के बारे में भी आपने याद रखना है। जेड के बारे में, जी लाइन के बारे में बता रहा था, जी फॉर ज्विशन, और ज्विशन का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने स्टूडेंट जो है वो याद रखनी है। अच्छा, अब मायोफिलामेंट्स की तरफ जरा हम आ जाते हैं। मायोफिब्रिल के बाद जो है ना हम मायोफिलामेंट्स की तरफ आ जाते हैं।
तो स्टूडेंट हमारे पास जो है अब ये मायोफिबिल, इसके अंदर क्या मौजूद है हमने पढ़ा था, इसके अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स। अब मायोफिलामेंट स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टिन फिलामेंट जिसको थिन फिलामेंट भी कहते हैं, और एक होता है स्टूडेंट मायोसिन फिलामेंट जिसको हम थिक फिलामेंट भी पढ़े होते हैं। तो चलिए एक्टिन मायोसिन फिलामेंट की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास है एक्टिन फिलामेंट, इसको हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं। और ये जो है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास है मायोसिन फिलामेंट जिसको हम थिक फिलामेंट भी पढ़े होते हैं। अच्छा अब स्टूडेंट ये जो मायोसिन फिलामेंट है, ये जो मायोसिन फिलामेंट है इसका जो डायामीटर होता है वो होता है जी 16 नैनोमीटर, 16 नैनोमीटर। ठीक है, और ये कहां पर मौजूद होता है, एक्सटेंड थ्रू आउट ए बैंड, जहां जहां तक ए बैंड होगा एक्सटेंड थ्रू आउट ए बैंड। स्टूडेंट अगर आप ऊपर डायग्राम को, लेक्चर को अगर आप स्क्रॉल करें, तो जहां पर मैंने ए बैंड बनाया है, ये देखें, ये जहां पर ए बैंड है वहां वहां पर आप देखें क्या मौजूद है, मायोसिन फिलामेंट जो है वो मौजूद है। ठीक है, अच्छा, फिर अब ये मायोसिन फिलामेंट बना किससे होता है, तो ये जो मायोसिन ये देखें जी, ये दिखाया है साइड पे यहाँ पे करके, यहाँ पे काफी सारे मायोसिन फिलामेंट इकट्ठे मौजूद हैं, ये याद रखिएगा। ये एक मायोसिन फिलामेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये जो मायोसिन मालिक्यूल है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक टेल होती है, ये आप देख रहे हैं, ये टेल है, इसके अंदर एक टेल होती है। और ये जो टेल होती है ना, ये दो हेड्स पर खत्म हो रही होती, तो एक ये वाला हेड है और एक ये वाला है। इनको हम स्टूडेंट नाम देते हैं, दीज आर नोन एज ग्लोबुलर हेड्स। ठीक है, तो एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर, एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर क्या होगी, एक टेल होगी, लॉन्ग टेल होगी, और दो अदद इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, ग्लोबुलर, इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, हेड्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब टेल किससे बनी होगी, तो टेल जो है ना ये बनी होगी, इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसके अंदर क्या मौजूद होंगी, दो अदद, टेल जो है वो बनी होगी दो अदद पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलकर। ठीक है, जो कि क्या होंगी, क्वाइल्ड होंगी। ठीक है, आपस में क्या होंगी, क्वाइल्ड होंगी। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में गौर करें ना, तो आपको यहाँ पे क्वाइलिंग नजर आएगी। तो इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जो कि आपस में क्या होती हैं, क्वाइल्ड होती हैं। हेड्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, हेड्स जो हैं ग्लोबुलर शेप के होते हैं। इनको एक और नाम भी दिया जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस, इनको क्रॉस ब्रिजेस भी कहा जा रहा होता है। ठीक है, और यही क्रॉस ब्रिज क्या करते हैं, लिंक करते हैं, इसको जोड़ते हैं विद एक्टिन फिलामेंट। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है ना, तो ये दोनों फिलामेंट जो होते हैं ना, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये नीचे हम पढ़ेंगे भी, यहाँ पे चले दिखा भी देता हूँ डायग्राम में। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, ये देखें यहाँ पे, ये है आपके पास क्या है, ये मायोसिन फिलामेंट। इसमें आप देखिए टेल के अंदर आपको दो पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आ रही है, ये ग्लोबुलर हेड है, और ये ग्लोबुलर हेड यहाँ पर किसके साथ अटैच हो रहा है, एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, लिंक विद एक्टिन फिलामेंट। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा आ जाए एक्टिन फिलामेंट की तरफ। तो एक्टिन फिलामेंट जो है स्टूडेंट, इसका जो डायामीटर होता है वो लगभग हाफ ही होता है। ठीक है, और वो कितना है जी, 7 to 8 नैनोमीटर जो है ना, इसका क्या होता है, डायामीटर होता है। और ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है, तो इट एक्सटेंड, ठीक है, ये मौजूद होता है, एक्सटेंड थ्रू आउट आई बैंड, जहां पर आई बैंड होगा ये पूरे आई बैंड के अंदर मौजूद होगा, स्टैंड थ्रू आई बैंड एंड पार्शली इनटू ए बैंड। लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है ना स्टूडेंट, ए बैंड के अंदर भी मौजूद होगा। मायोसिन हमने पढ़ा कि वो सिर्फ सिर्फ किसके अंदर होगा, ए बैंड के अंदर होगा। लेकिन जो एक्टिन है वो ए बैंड आई बैंड में होगा, लेकिन कुछ हिस्सा इसका आई ए बैंड में भी होगा। जरा गौर कीजिए स्टूडेंट, ये है आई बैंड। अब इस पूरे आई बैंड में एक्टिन फिलामेंट मौजूद है, लेकिन इसमें यहाँ पे मैंने कहा था आई बैंड और ए बैंड ओवरलैप भी कर रहे हैं। तो इस जगह पर आप देखें, ए बैंड के कुछ हिस्से में ये एक्टिन फिलामेंट भी मौजूद है। ठीक है, अब एक्टिन फिलामेंट जो है ना स्टूडेंट, अगर आप डायग्राम पे गौर करें, तो इसके अंदर जो है ना, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ना स्टूडेंट तीन किस्म की प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली एक्टिन फिलामेंट के अंदर। एक जो है ना स्टूडेंट, वो होती है एक्टिन। ठीक है, दूसरी होती है ट्रोपोमायोसिन, और तीसरी जो होती है ना स्टूडेंट, वो होती है ट्रोपोनिन। इसके अंदर थ्री टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, देर आर थ्री प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दिस फिलामेंट। अब जो एक्टिन है ना, ये जो आपको येलो येलो नजर आ रही है ना, और ये आप देखें येलो आपको दो चेन्स नजर आ रही हैं, ये आपके पास है स्टूडेंट एक्टिन। ये आपके पास क्या है, एक्टिन की दो चेन्स हैं जो एक दूसरे के गिर्द जो है वो ट्विस्टेड हैं। तो टू चेन्स होंगी एक्टिन प्रोटीन की, जो कि एक क्या होंगी, ट्विस्टेड होंगी, एक दूसरे के गिर्द जो है वो लिपटी हुई होंगी।
फिर ये जो आपको स्टूडेंट नजर आ रही है ना, ये वाली जो है, ये जो आपको फाइबर सा नजर आ रहा है, ये आपके पास है सेकेंड लेयर है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ना, इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, कवर करना होता है। ये क्या करती है, कवर करती है एक्टिव साइट्स को, कवर एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन चेन। स्टूडेंट याद कीजिएगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये जो क्रॉस ब्रिज होते हैं ना, क्रॉस ब्रिज ये एक्टिन के साथ आकर अटैच होते हैं। तो नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, जब एक मसल रिलैक्स फॉर्म में होता है, तो ये जो ट्रोपोमायोसिन होती है ना, ये क्या करती है, एक्टिन चेन को ना कवर करके रखती है, उसको एक्सपोज नहीं होने देती। ठीक है, ट्रोपोनिन की अगर हम बात करें ना स्टूडेंट, तो ये एक 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स है, मतलब 3 अदद इसके अंदर जो है ना पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। ठीक है, वन जो है वो अटैच होगी एक्टिन के साथ, सेकंड जो है वो अटैच होगी ट्रोपोमायोसिन के साथ, और जो तीसरी होगी ना स्टूडेंट, वो वेट कर रही होगी कैल्शियम आइंस का। कैल्शियम आइन आकर इससे अटैच होंगे तो यहां से मसल की कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये आपके पास कौन सी प्रोटीन है, ये है ट्रोपोनिन। तो मेन अगर देखा जाए तो इसमें मिकदार के लिहाज से, अमाउंट के लिहाज से एक्टिन होती है, तो इसलिए हम नॉर्मली थिन फिलामेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे होते हैं, एक्टिन फिलामेंट का की टर्म ही जो है वो क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये आपने स्टूडेंट फिलामेंट्स के बारे में भी जो है वो याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब हम ना, ये स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, अब हम आएंगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। मसल की कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होगी, इसका मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। सबसे पहले हमें एक टर्म याद करनी है, वो है जी हमारे पास ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ठीक है, जिनको हम टी ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। ये एक सब टॉपिक है जो हमें याद रखना है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, या जिनको हम क्या नाम दे रहे थे, ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स का जो सिस्टम होता है स्टूडेंट, इसको हम फिर नाम दे देते हैं टी सिस्टम। तो मसल सेल्स के अंदर जो है एक सिस्टम होता है टी ट्यूब्यूल्स का, जिनको हम कहते हैं टी सिस्टम। जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट कि ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होती हैं ये असल में हैं क्या। ये बेसिकली जो हैं होलो एलोंगेटेड ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, जो कि सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, इन मसल सेल, या आप कह लें पेनिट्रेट इन मसल सेल। और ये बनती कैसे हैं, बाय इन वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा। सार्कोलेमा स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसी को हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। लेट्स से ये हमारे पास एक मसल सेल है, ठीक हो गया। अब ये जो मसल सेल है, इसकी ये जो सार्कोलेमा है, ये क्या करेगी, इन्वेजिनेट करेगी सेल के अंदर, या आप कह लें सार्कोप्लाज्म के अंदर। जिससे क्या होगा, ये आप देखें एक लंबी सी जो कि अंदर से खाली ट्यूब है, एक होलो एलोंगेटेड ट्यूब बनेगी। इस ट्यूब को हम कहते हैं स्टूडेंट टी ट्यूब्यूल। और ये जो पूरा नेटवर्क होता है इसको हम कह रहे होते हैं टी सिस्टम। ठीक है, ये एक्स बाहर सेल के बाहर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि इसके साथ, तो ये जो ट्यूब होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ कनेक्शन में होती है। ठीक है, अच्छा अब ये जो सिस्टम है इसका टी ट्यूब्यूल्स का, इसको हम ट्राइएड का नाम भी जो है वो देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये मसल सेल में किस जगह पर ये ट्यूब्स आमतौर पे मौजूद होंगी। तो आमतौर पर जो है ये मौजूद होती हैं, दे आर प्रेजेंट, ये जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं ये मौजूद होती हैं एट जी लाइन और ए बैंड और आई बैंड के जंक्शन पर। ये इन दो जगहों पर जो है वो क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। इन दो जगहों पर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इसके पूरे सिस्टम को हम क्या कह रहे होते हैं, दैट इज नोन एज टी सिस्टम, या फिर हम इसको ट्राइएड का नाम भी देते हैं। फिर एक और टर्म आपने याद रखनी है, वो है जी मोटर यूनिट। अब ये मोटर यूनिट क्या चीज है, तो मोटर यूनिट जो है वो कहते हैं, देखें जितने भी एक मसल के अंदर, लेट से ये एक मसल है, अब इस मसल के अंदर जितने भी मसल सेल्स पाए जाते हैं, लेट से ये मसल सेल्स हैं सारे, एक मसल के अंदर जितने भी मसल सेल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे एक ही मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। अब लेट से ये एक मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन, एक ही मोटर न्यूरॉन के साथ ये सारे अटैच होते हैं। तो जब ये मोटर न्यूरॉन पीछे से सिग्नल लेकर आएगी, नर्व इंपल्स लेकर आएगी, तो एक मोटर न्यूरॉन के साथ तमाम मायोफिब्रिल जो है वो जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क को हम कहते हैं मोटर यूनिट। ठीक है, अब होगा ये कि जब ये मोटर यूनिट जो है वो सिग्नल लेकर आएगी, याद कीजिएगा स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन में जो सिग्नल मूव करता है उसको हम नर्व इंपल्स कहते हैं।
अब जैसे ही वो नर्व इंपल्स यहां पर आएगा ना, अब इस जगह पर आप देखें न्यूरॉन और मसल दोनों मौजूद हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टूडेंट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यहीं से स्टूडेंट मसल की कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो आगाज हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होगी, जब नर्व इंपल्स जो होगा, नर्व इंपल्स मोटर न्यूरॉन के जरिए, मोटर न्यूरॉन के जरिए, इस डायग्राम पे जरा गौर करनी है आपने, मोटर न्यूरॉन के जरिए नर्व इंपल्स आएगा। सबसे पहले कहां पर आएगा, वो आएगा जी, ये मोटर न्यूरॉन है, सिग्नल कहां पे आएगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर, यहां पर आ जाएगा। अच्छा, जब सिग्नल यहां पर आएगा, तो अब यहां पर हमने पढ़ा था कि यहां पर जब आएगा, यहां पर पहुंचेगा, ये लेट से ये एक मोटर न्यूरॉन की ब्रांच आ रही है, तो ये सिग्नल जाएगा सबसे पहले किसमें, टी ट्यूब्यूल में। वहां से सिग्नल जो होगा वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से कहां पे चला जाएगा, टी ट्यूब्यूल में जो है वो चला जाएगा, जिनको हम ट्रांसफर ट्यूब्यूल भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके साथ स्टूडेंट एक खास किस्म के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, जिनको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अच्छा, अब टी ट्यूब्यूल में जब वो सिग्नल आएगा तो इसके साथ जुड़ा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टूडेंट, इसके अंदर जो है ना कैल्शियम स्टोर होता है। तो जब टी ट्यूब्यूल में सिग्नल आएगा, टी ट्यूब्यूल से वो सिग्नल जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम गेट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम गेट ओपन होने से क्या होगा, जो कैल्शियम होगा वो रिलीज होगा, और कैल्शियम जो है वो रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद ये जाकर किसके साथ अटैच हो जाएगा स्टूडेंट, ये अटैच हो जाएगा ट्रोपोनिन के साथ। याद है आपको, हमने कहा था ट्रोपोनिन एक 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स है, और उसका जो तीसरा चेन होती है वो कैल्शियम आइंस की अटैचमेंट के लिए होती है। अब जैसे ही कैल्शियम आइन जाके ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगा, तो ट्रोपोनिन जो है ना, ट्रोपोनिन हमने पढ़ा था ट्रोपोमायोसिन से अटैच होती है, तो ट्रोपोनिन अपनी जगह से मूव करेगा। ठीक है, टिल्ट करेगा। इसके टिल्ट करने से इसके साथ जुड़ा जो ट्रोपोमायोसिन है जो कि एक्टिन चेन को कवर करके रखा हुआ था वो भी टिल्ट करेगा, जिससे क्या होगा, एक्टिन एक्सपोज हो जाएगी। एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स होंगी, ठीक है, एक्टिव साइट्स जिनको ट्रोपोमायोसिन ने कवर करके रखा हुआ था ताकि मायोसिन जो है वो अटैच ना हो सके, तो क्या होगा, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। और जैसे एक्सपोज होगा फौरन जो मायोसिन फिलामेंट होगा, जैसे एक्सपोज होगी एक्टिन चेन, फौरन मायोसिन फिलामेंट जो है वो आकर अपने ग्लोबुलर हेड्स की मदद से एक्टिन के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस दौरान क्या होगा, एटीपी जो है वो कंज्यूम होगी, एटीपी की जो है वो हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है। और यूं जब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में जुड़ जाएंगे, तो इससे स्टार्ट होगी मसल की कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और मैंने बताया था सबसे पहले कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी स्टूडेंट, ये थिक और थिन फिलामेंट कहां पर मौजूद है, सार्कोमेयर के अंदर। सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड देन जाकर पूरा मसल जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो ये आपने मसल की कॉन्ट्रैक्शन का ये जो पैटर्न है ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मायोसिन का जो हेड है वो किसके साथ अटैच है, एक्टिन चेन के साथ अटैच है, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट चुकी है, जिसकी वजह से एक्टिन चेन एक्सपोज होगी और ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट जो है वो उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मैंने बताया सार्कोमेयर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन में जब सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्टूडेंट इसके अंदर ना कुछ चेंजेस आएंगी। वो चेंजेस जो हैं क्या क्या होंगी, सबसे पहले जो एच जोन होगा वो क्या हो जाएगा, एच जोन डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है। अब डिसअपेयर क्यों होगा, क्योंकि जो जो एच जोन डिसअपेयर हो जाएगा, आई बैंड जो होगा वो क्या करेगा, वो शॉर्टन हो जाएगा, आई बैंड शॉर्टन हो जाएगा। ए बैंड में एज सच जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आता, तो ए बैंड जो है वो अनचेंज ही, हम कह सकते हैं कि अनचेंज ही रहेगा। ठीक है। जी लाइंस क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जी लाइन गेट्स क्लोजर, जिससे सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो चेंजेस थी, ठीक है, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके सार्कोमेयर में जो चेंजेस आती हैं, ये हमें स्टूडेंट बताई थी टू साइंटिस्ट, एच हक्सले और दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास ए एफ हक्सले। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था 1954 में,
मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है उस दौरान जो चेंजेस होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम देते हैं। स्लाइडिंग इसको क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट? जब मायोसिन फिलामेंट थिन फिलामेंट के साथ अटैच हो जाता है, जब ये मसल्स अटैच हो जाती हैं, तो ये जो लेट्स से ये हमारे पास मायोसिन फिलामेंट है और ये हमारे पास थिन फिलामेंट है, ठीक है। ये इसके ग्लोबुलर, जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये क्या करता है, ये इनको अंदर की तरफ जो है वो खींचता है, जिससे ओवरलैपिंग होती है। इसलिए टर्म यूज की गई है यहां पर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर जैसा कि हमने ये स्टूडेंट ऊपर पढ़ा था कि जी तमाम जो मसल सेल्स हैं वो अटैच होते हैं एक ही मोटर न्यूरॉन के साथ। ठीक है, अल्टीमेटली मसल्स के अंदर फिर फिब्रिल्स भी होंगे। तो चूंकि एक मसल सेल के अंदर जो है तमाम फिब्रिल्स जो हैं, चूंकि तमाम फिब्रिल्स, ऑल फिब्रिल्स ऑफ आ मसल सेल, या आप कह लें मसल फाइबर, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, विल कॉन्ट्रैक्ट। याद कीजिएगा, एक मसल सेल के अंदर जितने भी फिब्रिल्स होंगे वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली, एक साथ। या तो एक साथ सारे फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर कोई भी फिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इस किस्म के मैकेनिज्म को हम कहते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स, कि एक मसल सेल के अंदर या तो सारे मायोफिब्रिल्स रिस्पोंड करेंगे या फिर कोई भी मायोफिब्रिल जो है वो रिस्पोंड नहीं करेगा। हाँ, फिब्रिल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड कर सकती है कि कितने मसल सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब यहीं पर एक टर्म यूज होती है स्टूडेंट, राइगर मोटिस की। रिगर मोटिस भी पढ़ते हैं, राइगर मोटिस भी पढ़ते हैं। तो डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, आपने देखा होगा, आम मुशाहिदे की बात है कि जो बॉडी होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, अकड़ना शुरू हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है। क्योंकि आफ्टर डेथ जो है वो बॉडी में क्या होता है, एटीपी जो लेवल है वो क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और जब एटीपी लेवल कम होता है तो उस वक्त जो बॉडी के जो मसल्स आपस में अटैच होते हैं क्रॉस ब्रिज के जरिए, याद रखिएगा, एक्टिन और मायोसिन के दरमियान ये जो क्रॉस ब्रिज बना है, ये जो अटैचमेंट, ये जो बॉन्डिंग बनी है, ये एटीपी की वजह से बनी थी। आप जब मसल रिलैक्स करना है तो इस बॉन्डिंग को लैदा करने के लिए भी एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो एट द टाइम ऑफ डेथ बॉडी के बहुत सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं मसल, मतलब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में अटैच होते हैं, उनके दरमियान क्रॉस ब्रिज बना होता है। लेकिन डेथ के बाद चूंकि एटीपी लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो कुछ टाइम के बाद जब एटीपी लेवल जीरो हो जाता है तो बॉडी में बहुत सारे क्रॉस ब्रिज के ना टूटने की वजह से जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही रहते हैं, जिससे बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, स्टिफ होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, दैट विल बी नोन एज राइगर मोटिव। तो ये हमारे पास जो स्केलेटल मसल और उसकी कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से जो डिटेल थी वो हमने स्टूडेंट जो है वो कवर कर ली है। इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायग्राम भी यहाँ पे मौजूद है और ये मैंने एक पूरी सीरीज जो है वो यहाँ पे शो कर दी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा जी ज्वाइंट्स का। स्टूडेंट लेक्चर के सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को बढ़ाते हैं आगे, और आगे जो हमारे पास टॉपिक है आसान सा ही टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और वो है जी जॉइंट्स का। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जॉइंट होता क्या है। जॉइंट कहते हैं बिट अटैचमेंट बिटवीन टू बोन्स। जब हमारी बॉडी में दो बोन्स आपस में अटैच होती हैं, अटैचमेंट बिटवीन बोन्स, ठीक है, बोन्स के दरमियान जो अटैचमेंट होती है, या एक और चीज भी याद रखनी है, बोन और कार्टिलेज के दरमियान जो अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट बिटवीन बोन्स या अटैचमेंट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, दैट इज नोन एज ज्वाइंट। अगर बॉडी में दो बोन्स आपस में अटैच होती हैं या बोन कार्टिलेज के साथ अटैच होता है तो इस अटैचमेंट पॉइंट को हम स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, ज्वाइंट का नाम देते हैं। ज्वाइंट्स की स्टडी को स्टूडेंट हम कहते हैं आर्थरोलॉजी। ठीक है, आर्थ्रो मीन ज्वाइंट्स, तो आर्थ्रोलॉजी जो है दैट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, आर्थ्रो मीन ज्वाइंट्स, और लॉजी आप जानते हैं, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। अच्छा, फिर एक और चीज याद रखिएगा कि ज्वाइंट्स की जो तादाद है एक ह्यूमन बीइंग में, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में ज्वाइंट्स की जो तादाद है वो होती है 360। मसल्स कितने हमने पढ़े थे, 640। ज्वाइंट्स कितने हमने पढ़े हैं, याद रखने हैं 360। बोन्स कितनी होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। अब ज्वाइंट्स का काम क्या होता है, तो ज्वाइंट्स का काम होता है टू होल्ड स्केलेटन। सारी सी बात है, सारे का सारा स्केलेटन बोन से बना है और बोन्स को आपस में अटैच कौन कर रहा है, ज्वाइंट्स कर रहे हैं। तो पूरे स्केलेटन को आपस में जोड़ के रखने का काम ज्वाइंट्स के जिम्मे होता है।
और फिर इसके साथ साथ ना सिर्फ स्केलेटन को आपस में जोड़ के रखना होता है, बल्कि उस स्केलेटन को मोबाइल भी करना है, उसकी मूवमेंट में भी अहम किरदार जो है वो अदा करना है। ठीक हो गया। ये बातें आपने ज्वाइंट्स के बारे में याद रखनी है। अब ज्वाइंट्स की अगर हम स्टूडेंट क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हम क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर की बिना पर भी करते हैं और फंक्शन की बिना पे भी करते हैं। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर हम ज्वाइंट के स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट ज्वाइंट्स की जो है ना 3 टाइप्स आ जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी है, फाइब्रस ज्वाइंट्स हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स हैं, और हमारे पास साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइब्रस ज्वाइंट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट्स, ठीक है। अच्छा, फाइब्रस जॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं, इनके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, तो ये जो फाइबर्स होते हैं, इसमें जो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं इन दीज जॉइंट्स, ठीक है, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं छोटे छोटे फाइबर्स की मदद से। इसीलिए तो हम इस ज्वाइंट को क्या नाम दे रहे हैं, फाइबरस ज्वाइंट। ऐसा ज्वाइंट जिसमें बोन्स फाइबर्स के जरिए अटैच होगी, और ये फाइबर्स जो होंगे ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एम्बेडेड होंगे, एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक हो गया। लेट से हमारे पास ये एक बोन है, ठीक है, ये हमारे पास एक और बोन है। तो इन बोन्स को आपस में कुछ छोटे छोटे फाइबर्स जो है वो क्या कर रहे होंगे, अटैच कर रहे होंगे, और ये इन फाइबर्स के इर्द गिर्द क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी जो है वो मौजूद होगा। ठीक हो। अच्छा, अब ये जो जॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जॉइंट्स बॉडी में किसी किस्म की मूवमेंट अलाउ नहीं करते, इसीलिए हम इनको फिक्स्ड जॉइंट या इमूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। ऑल फाइब्रस ज्वाइंट्स, हमारी बॉडी में जितने भी फाइब्रस ज्वाइंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, फिक्स ज्वाइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये ज्वाइंट एग्जिस्ट कहां पे करते हैं, ये ज्वाइंट्स कहां कहां पाए जाते हैं, तो जी हमारे स्कल के अंदर, जैसा कि यहाँ पे आप देखें डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है, हमने पढ़ा था क्रेनियम के अंदर, ये क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं, तो उनमें कौन से जो है वो मौजूद होते हैं, स्कल जो है, स्कल में जो क्रेनियल बोन्स हैं, फेशियल बोन्स मूव कर सकती हैं, याद कीजिएगा। जो क्रेनियल बोन्स हैं, 8 क्रेनियल बोन्स हमने पढ़ी थी, 2 पेयर्ड एंड 4 अनपेयर्ड। ये जो क्रेनियल बोन्स है ना स्टूडेंट, इनके दरमियान जो है ये ज्वाइंट पाया जाता है। और याद रखिएगा, क्रेनियल बोन्स के दरमियान ये जो ज्वाइंट होता है ना, इसको सूचर भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सूचर, आल्सो कॉल्ड सूचर। ये भी पूछा जाता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है ये ज्वाइंट पाया जाता है टिबिया और फेबुला के दरमियान, टिबिया और फेबुला के दरमियान, जहां पे ये दोनों आपस में अटैच होती हैं। फिर टीथ और गम्स के दरमियान, हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये वीक होता जाता है, जिससे टीथ जो है वो गम से सेपरेट हो जाती हैं। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट टाइप, दैट इज फाइब्रस ज्वाइंट। सेकंड हम आते हैं जी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की तरफ। नाउ कम टू कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अब यहां भी आप गौर करें, तो नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इस ज्वाइंट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या मौजूद होगा, हमें कोई ना कोई कार्टिलेज देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास आ गया फाइब्रस ज्वाइंट, और ये आ गया जी हमारे पास सेकंड टाइप कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ठीक है। अब जो स्टूडेंट कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, इसको हम, ये जो ज्वाइंट होते हैं ये क्या करते हैं, सच ज्वाइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट, तो इसको हम स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, बॉडी के अंदर कुछ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, वेरी फ्यू कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स ऐसे भी हैं जो कि इमूवेबल होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स की अगर हम बात करें, तो इनके स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है, जो बोन्स होंगी वो आपस में कनेक्टेड होंगी, किसके जरिए, इस इन जॉइंट्स के अंदर जो बोन्स होंगी आर कनेक्टेड थ्रू कार्टिलेज। ऊपर क्या थे, फाइबर्स थे, यहां पर क्या होगा, किसी ना किसी कार्टिलेज की मदद से बोन्स क्या होंगी, अटैच होंगी। लाइक अगर हम लेट से अगर हम एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल में हमारे पास जो है जितनी भी बॉडी में ग्रोइंग बोन्स होती हैं, ठीक है, वो बोन्स जो भी ग्रो कर रही होती हैं, तो उनके दरमियान जो ज्वाइंट पाया जाता है, उस ज्वाइंट में कार्टिलेज होता है, डेट इज हाइलाइन कार्टिलेज। सिमिलरली हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखें डायग्राम स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये एक वर्टिब्री है जो ऑरेंज सी आपको नजर आ रहा है। इन वर्टिब्रीज के दरमियान आप देखें, आपको ये एक डिस्क सी, एक बारीक सी इस तरह करके लाइनें सी नजर आ रही है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है,
इंटर मीन बिटवीन, वर्टिब्रल मीन वर्टिब्री, तो दो वर्टिब्रीज के दरमियान, वर्टिब्रीज क्या होती हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स पाई जाती है उन्हें हम वर्टिब्रीज कहते हैं, तो उनके दरमियान ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो इसमें भी जो है ये कार्टिलेजिनस जॉइंट मौजूद होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो टाइप है वो है जी फाइबरस, ओ सॉरी, हमारे पास जो टाइप है वो है जी साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारे पास टाइप है वो कौन सी है, डेट इज साइनोवियल ज्वाइंट। अब ये जो साइनोवियल ज्वाइंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जितने भी साइनोवियल ज्वाइंट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रीली मूवमेंट अलाउ करते हैं, सो इनको हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। अब इनके स्ट्रक्चर की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना, ये जो फ्लूइड, लेट से अगर हम स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली देखें, लेट से ये हमारे पास एक बोन है और ये हमारे पास एक और बोन है, तो ये जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है ना, इसमें एक कैविटी होती है, इस कैविटी को हम कहते हैं कंटीन कैविटी, कॉल्ड साइनोवियल कैविटी, इसको हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी। अब ये खाली नहीं होगी, बल्कि ये कैविटी भरी हुई होगी, फिल्ड बाय साइनोवियल फ्लूइड, और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे साइनोवियल फ्लूइड। फिर इसकी बाहर वाली साइड पर जो है ना, यहां पर एक मेम्ब्रेन होगी, ये जो आउटर, ठीक है, ये मेम्ब्रेन होगी, एक इसके इनर साइड पर भी होगी। अब ये जो आउटर साइड वाली जो लेयर है ना, आउटर लेयर, ठीक है, सराउंडेड बाय टू लेयर्स, इसमें जो आउटर लेयर होगी उसको हम कहेंगे कॉल्ड फाइब्रस कैप्सूल, जो आउटर लेयर होगी उसको हम कहेंगे फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। और ये जो इसमें इनर लेयर होगी, इसमें जो इनर लेयर होगी वो क्या कहलाएगी, डेट इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर ही वो कैविटी, आप देखें इसके अंदर वाली साइड पे कैविटी मौजूद है जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ पे जो है, ये ज्वाइंट कहाँ कहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो जितने भी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स हों सबके अंदर ये मौजूद होगा। लाइक अगर हम बात करें, जैसे पिवट ज्वाइंट है, ठीक है। अब ये जो पिवट जॉइंट है स्टूडेंट, ये कहाँ पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पिवट जॉइंट है ये पाया जाता है, ये जो हमने सर्विकल वर्टिब्रीज पढ़ी थी, ठीक है, फर्स्ट वाली को एटलस कहते हैं, दूसरी एक्सिस, तो इनके दरमियान जो है वो पिवट जॉइंट जो है वो मौजूद होता है। फिर इसी तरह रेडियस और अल्ना के दरमियान यहाँ पर भी जो है वो पिवट जॉइंट जो है वो मौजूद होता है। फिर सेकंड अगर हम बात करें तो स्टूडेंट हिंज जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट। अब ये हिंज जॉइंट जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एल्बो और, ठीक है, जो हमारी एल्बो है और हमारे जो नी जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट दो अलग अलग जॉइंट्स हैं, ठीक है, इनमें ये पाया जाता है। फिर इसके इसमें हमारे पास तमाम बॉल एंड, अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स भी आ जाते हैं। अच्छा, याद कीजिएगा स्टूडेंट, ये जो हिंज जॉइंट होता है ना, हिंज जॉइंट कहते हैं वो जॉइंट दैट अलाउड फ्री मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, या टू एंड फ्रो मोशन भी आप कह सकते हैं। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट स्टूडेंट कहते हैं वो जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। इसमें हमारा शोल्डर जॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है शोल्डर जॉइंट आ गया और हिप जॉइंट, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट आ गए। फिर इसके अलावा हमारे पास एक और स्टूडेंट एग्जांपल्स को अगर हम मजीद आगे लेकर चले तो हमारे पास एक जॉइंट होता है सैडल, उसको हम कहते हैं। अब ये जो सैडल जॉइंट है ये कहाँ होता है जी, ये होता है जी बिटवीन कार्पो मेटाकार्पल, बिटवीन थंब कार्पो मेटाकार्पल, ये भी आपने एक पॉइंट याद रखना है। फिर इसके अलावा जो है वो हमारे पास ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है बिटवीन वर्टिब्री, वर्टिब्रीज के दरमियान जो ज्वाइंट होता है उसे हम, कुछ वर्टिब्रीज के दरमियान ग्लाइडिंग, ठीक है। देन एलिप्सॉइड है हमारे पास, एलिप्सॉइड, ये आपने याद रखने हैं, एलिप्सॉइड या फिर कॉन्डिलाइड ज्वाइंट, ये सारे के सारे क्या हैं, साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, और ये सारे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं। अब ये कहां पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्कल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कल और पहली जो वर्टिब्री है एटलस, उनके दरमियान जो है, अब वो फर्स्ट वर्टिब्री की जगह वो आपसे एटलस भी पूछ सकता है कि एटलस और स्कल के दरमियान कौन सा ज्वाइंट होता है, दैट इज एलिप्साइड या कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी स्टूडेंट हम ऑन दी बेसिस ऑफ मूवमेंट। पहले हमने बात की
अच्छा, मूवमेंट के लिहाज से याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास ना तीन किस्म के जॉइंट्स होते हैं, साथ ही बेसिकली हमने डिस्कस भी कर लिए। फिक्स जॉइंट्स हैं, जितने भी फिक्स जॉइंट्स हैं वो बॉडी में फाइब्रस स्ट्रक्चर रखते हैं, जितने भी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं वो बॉडी में कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर रखते हैं, और जितने भी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं वो बॉडी में कौन से जॉइंट रखते हैं, साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर जो है वो रखते हैं। अब साइनोवियल जॉइंट जो है इसमें फर्दर जो है ना स्टूडेंट, इसकी आगे फर्दर थ्री टाइप्स हैं। ठीक है, एक ही हमने पढ़ी हिंज जॉइंट, ठीक है, पिवट जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब पिवट जॉइंट जो है ना ये क्या करता है, पिवट जॉइंट जो है ना ये रोटेशन अलाउ करता है। अगर मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, पिवट जॉइंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पिवट जॉइंट क्या करता है, अलाउ रोटेशन अराउंड एक्सिस। ठीक है, एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड जो है वो क्या करता है, अब जैसे हमारी जो नेक है वो क्या करती है, कुछ हद तक रोटेट कर सकती है, तो वो किसकी वजह से होती है स्टूडेंट, वो होती है पिवट जॉइंट की वजह से। ठीक है। अच्छा, फिर हिंज जॉइंट की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि हिंज जॉइंट क्या करता है, ये टू डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करता है। अच्छा, टू डायरेक्शन से मुराद ये है, टू डायरेक्शन से मुराद ये है कि राइट लेफ्ट। ठीक है, टू डायरेक्शन यहां पे करना था स्टूडेंट, वन नहीं, टू डायरेक्शन। इसको हम टू अलाउ टू डायरेक्शन मूवमेंट। जैसे डोर है तो डोर यहाँ फॉरवर्ड मूव कर सकता है या बैकवर्ड मूव कर सकता है। ठीक है, इसी तरह हमारा नी जॉइंट है तो यहाँ वो अप मूव कर सकता है या वो डाउन मूव कर सकता है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, तो बॉल रोटेट कर सकती है, इसी तरह ये जॉइंट भी क्या कर सकते हैं, फुली रोटेट कर सकते हैं। लिहाजा ये क्या करेंगे, अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ये हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या करेंगे, मूवमेंट जो है वो अलाउ कर रहे होंगे। ठीक हो गया, तो ये आपने जॉइंट्स के बारे में जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और वो होगा जी माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट आर्थराइटिस। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, अब हम चैप्टर को कंक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं। दैट इज अबाउट आर्थराइटिस। आर्थराइटिस स्टूडेंट कहते हैं बेसिकली, आर्थराइटिस जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट इज रिलेटेड विद जॉइंट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जॉइंट में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो किसी भी वजह वजह की किसी भी वजह से हो सकती है, तो उसको हम स्टूडेंट क्या नाम देंगे, आर्थराइटिस का नाम देंगे। आर्थराइटिस जो है ये आमतौर पे ओवर एज में जो है, ओल्ड एज में जाकर जो है ये अफेक्ट करती है। मोस्टली जो है 65 ईयर से अबव जो पीपल होते हैं उनके अंदर जो है ये अफेक्ट करती है, और ये मोस्टली वुमेन्स को जो है वो अफेक्ट करती है। स्टूडेंट अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसकी काफी सारी सिम्टम्स हैं, लाइक हमारे पास जो है स्टिफनेस इन जॉइंट, या अराउंड जॉइंट भी आप लिख सकते हैं, इन मॉर्निंग, स्पेशली दिन के वक्त जो जॉइंट्स के गिर जो है वो स्टिफनेस महसूस होगी। ठीक है, जॉइंट में जब इन्फ्लेमेशन होगी तो अल्टीमेटली पेन होगी। फिर स्वेलिंग जो है वो खुद एक बहुत बड़ी जो है वो सिम्टम है, स्वेलिंग की वजह से ही जो है वो पेन भी होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा वार्म या हाई टेम्परेचर फील होगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर महसूस होगा अराउंड जॉइंट। जिस जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी उसका टेम्परेचर बाकी बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा महसूस होगा। इसके अलावा रेडनेस जो है अराउंड जॉइंट होगी। ये सिम्टम्स जो हैं ये आपने याद रखनी है, जॉइंट के जो है वो सिम्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है इनएबिलिटी, जॉइंट जो है वो क्या करेगा, मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब सिम्टम्स की बात जो है, अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ आ जाएं स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है ना, वैसे तो आर्थराइटिस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन थ्री टाइप्स जो है ना बड़ी कॉमन है। एक हमारे पास जो टाइप जो हमने पढ़नी है वो है ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस। सेकंड जो हमारे पास है वो है रियूमाटाइड आर्थराइटिस, रियूमाटाइड आर्थराइटिस। और तीसरी जो है ना स्टूडेंट, वो हमारे पास है गाउट आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस भी इसको हम कहते हैं। अब तीनों की जो कॉज है ना स्टूडेंट वो डिफरेंट है। अगर हम कॉज की बात करते हैं तो ओस्टियो आर्थराइटिस जो है इसमें क्या होगा, इस डिजीज में क्या होगा, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा। स्टूडेंट जरा, अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज कहां पर होता है, तो बोन का जो टॉपिक है उसमें जो डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पर आपको
एपिफाइसिस वाले रीजन में एक लेबल वर्ड मिलेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इस बीमारी में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई डिसइंटीग्रेट, आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। अब इस कार्टिलेज के खत्म होने की वजह से क्या होगा कि ज्वाइंट कार्टिलेज जो बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर रहा था, जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा, जो कि विद द एज खत्म होगा, तो उससे क्या होगा, बोन्स में फ्रिक्शन बढ़ेगी। बोन्स में फ्रिक्शन से क्या होगा, ज्वाइंट में स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, दैट विल गो इनटू ओस्टियो आर्थराइटिस कैटेगरी में जो है वो चला जाएगा। अब इसमें ज्यादातर जो है वो हमारे पास जहां जहां पर भी बॉडी के अंदर नी जॉइंट इसमें आ सकता है, इसमें हिप जॉइंट्स आ सकते हैं, फिर इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल जो है वो जॉइंट्स आ सकते हैं, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स जो हैं, एटसेट्रा। रूमेटाइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो ये जो बीमारी है ये असल में क्या होती है, इसमें ये बीमारी होती है साइनोवियल ड्यू टू स्वेलिंग इन साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन में ये स्वेलिंग किस वजह से हो रही है, ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही बॉडी सेल्स के खिलाफ जो है वो काम, अपने ही बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है। जबकि गॉटी आर्थराइटिस जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि विच आर्थराइटस जो है वो मेटाबॉलिक नेचर का होता है, तो डेट इज गाउटी आर्थराइटस। और ये किस वजह से होता है, यूरिक एसिड जो है उसकी डेपोजिशन की वजह से, अकर्स ड्यू टू यूरिक एसिड डेपोजिशन। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है अक्सर उनके जो टो फिंगर्स होती हैं, ठीक है, उनको जो है टो जॉइंट्स को जो है ये नॉर्मली जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये यूरिक एसिड की डेपोजिशन की वजह से हो रही होती है। और इसके साथ साथ सोडियम यूरेट की डेपोजिशन की वजह से भी हो सकती है, सोडियम यूरेट। ठीक है, सो जी यहाँ पे स्टूडेंट हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जितने भी पास पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं एमडी कैट में, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। जी तो एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमडी कैट से रिलेटेड जो है, नंबर वन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। तो वो है जी हमारे पास एंडोस्केलेटन। स्केलेटन, वो स्केलेटन जो इनसाइड बॉडी पाया जाता है उसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। ये बोन्स और कार्टिलेज दोनों से बना होता है। सेकंड है जी, द कोलेजन फाइबर्स इन बोन्स आर हार्डन्ड बाय। आपको याद होगा मैंने लेक्चर में ये चीज बताई थी कि बोन में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनको हार्ड बनाने के लिए उनमें कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्टिब्री डज द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ। तो स्टूडेंट हमने पढ़ लिया था जी 33 वर्टिब्रीज होती हैं। नेक्स्ट है जी, द ह्यूमन एंड मैमेलियन स्केलेटन कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट्स, एक्सियल एंड सेकंड हमने स्टूडेंट पढ़ा था अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कितनी बोन्स होती हैं 126, और एक्सियल में कितनी होती हैं 80 बोन्स मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है, इन ह्यूमंस व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द लास्ट फोर वर्टिब्री। तो आखिरी जो चार वर्टिब्रीज हैं उनकी फ्यूजन से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो हमने स्टूडेंट पढ़ा था कॉसिक्स, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं, टेल रीजन भी कहते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ईच हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल का जो हाफ होता है उसमें 3 बोन्स होती हैं, इलियम, ईशियम और प्यूबिस, ये भी आपको बता दिया था। नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ द सर्विकल रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज एटलस। उसको हम क्या कहते हैं, एटलस। सेकंड को क्या कहते हैं, एक्सिस। इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम हाउ मेनी सर्विकल वर्टिब्री आर देयर। तो सर्विकल वर्टिब्रीज की तादाद हमने पढ़ी थी, दैट इज 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर होल्ड बोन्स टुगेदर। तो बोन्स को आपस में कौन अटैच करता है, डेट इज जॉइंट। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये भी हमने पढ़ा था कि हाईलाइन कार्टिलेज जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है वो कार्टिलेज है। और लीस्ट हमने पढ़ा था इलास्टिक। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सर्विकल एंड थोरेसिक वर्टिब्री इन ह्यूमन बॉडी। तो 7 जो है वो हमारे पास क्या है, सर्विकल है, और 12 जो है वो हमारे पास क्या है, थोरेसिक है। तो ये हमारे पास टोटल कितनी बन जाएंगे, डेट इज 90।
नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो डेट इज फीमर, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। इन ह्यूमन पेल्विक रीजन द सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्री, डेट इज 5। कॉसिक्स जो है वो हमने पढ़ा था, पेल्विक रीजन में दो है रीजन, एक सैक्रम है जो 5 बोन्स की फ्यूजन से बनता है, और कॉसिक्स है जो 4 बोन्स की फ्यूजन से बनता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज स्पोंजी बोन ऑलवेज सराउंडेड बाय। तो स्पोंजी बोन के गिर्द क्या मौजूद होता है, तो उसके गिर्द मौजूद होती है कॉम्पैक्ट बोन। हाउ मेनी बोन्स फॉर्म द स्कल, तो स्कल में 22 बोन्स मौजूद होती हैं, जिसमें 8 क्रैनियम और 14 फेशियल बोन्स कहलाती हैं। द स्पाइन कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर सीरीज ऑफ 33 वर्टिब्रीज। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। व्हाट आर द कनेक्टिव टिश्यूज दैट जॉइंट मसल टू बोन्स। ठीक है, कौन से कनेक्टिव टिश्यूज है जो मसल को बोन से अटैच करते हैं, तो हमने पढ़ा था टेंडन। और लिगामेंट मैंने बताया था स्टूडेंट, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी, द क्लेविकल इज अ पार्ट ऑफ, तो क्लेविकल इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है दी सेकंड वर्टिब्रा ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट वन जो है वो एटलस है, और सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सिस। तो एक्सिस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, दी पेक्टोरल गर्डल इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। व्हाट डू द स्कल वर्टिब्रल कॉलम रिब्स एंड स्टर्नम फॉर्म, तो ये सारे मिलकर स्टूडेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक्सियल स्केलेटन। वेयर आर द कॉसिक्स वर्टिब्री लोकेटेड, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो ये होती है पेल्विक रीजन के अंदर। स्कैपुला क्या है, स्कैपुला जो है इसको हम शोल्डर बोन भी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द नेक हैज विच टाइप ऑफ जॉइंट, तो स्टूडेंट नेक के अंदर जो है वो हमने जॉइंट्स के टॉपिक में पढ़ा था, पिवट जॉइंट होता है जो रोटेशन में हेल्प करते हैं एटलस और एक्सिस के दरमियान। विच डिजीज काजिंग मोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स, दैट इज स्पॉन्डाइलोसिस, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट है जी, माइक्रोसेफली स्मॉल साइज स्कल इज ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट। बेसिकली स्टूडेंट ये हमारे जो है जो हमारा करंट सिलेबस है उसका पार्ट नहीं है। द जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट, फिर भी आप याद कर सकते हैं इसको, द जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस, तो दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ बोन फाउंड ऑन मूवेबल जॉइंट, तो मूवेबल जॉइंट पर कौन सी बोन जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, बल्कि व्हाट इज द, दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज। यहाँ पे बोन नहीं आना था, यहाँ पर आना था स्टूडेंट बेसिकली कार्टिलेज। ठीक है, तो वो हमारे पास है, दैट इज फिब्रो कार्टिलेज। नेक्स्ट है जी, हिप एंड शोल्डर जॉइंट, ये किसकी एग्जांपल है, तो ये हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की। विच कॉम्बिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो दैट इज हिप एंड शोल्डर, तो हिप और शोल्डर दोनों में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है दी लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा था, कौन से मसल्स होते हैं इसमें, तो उसमें होते हैं स्टूडेंट स्मूथ मसल, क्योंकि ये एक हॉलो ऑर्गन है। याद रखिएगा, जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उनमें स्मूथ मसल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उनमें स्मूथ मसल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कंसीडर्ड वॉलंटरी मसल्स, तो सिर्फ स्केलेटल मसल्स ही हैं जिनको हम वॉलंटरी मसल्स कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है, तो वो जी हमारे पास हैं स्मूथ मसल्स, जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। अ मसल इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स विच आर रेफर्ड एज मसल फाइबर्स, या उनको हम क्या कहते हैं, मसल सेल्स को मसल सेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जी बैंड टू द नेक्स्ट नोन एज। ठीक है, तो जी बैंड दैट इज सार्कोमेयर, तो एक जी बैंड के बाद जो नेक्स्ट जी बैंड आएगा तो अल्टीमेटली उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड सार्कोमेयर, दैट इज कॉल्ड सार्कोमेयर। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द पिगमेंट दैट स्टोर ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था दैट इज मायोग्लोबिन। ठीक है, रेड पिगमेंट है। ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन और मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन कार्ड, तो मसल सेल के गिर्द हमने स्टूडेंट पढ़ी थी, मसल सेल के गिर्द जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को, सॉरी उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड सार्कोलेमा, और इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। व्हाट इज द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ ए मायोफिब्रिल कार्ड, तो उसमें कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा होता है बार बार, यूनिट मैंने वर्ड यूज किया था उसके लिए, यूनिट क्या होता है, वो चीज जो बार बार रिपीट होती है, डेट इज सार्कोमेयर। A sarcomere is the region of a myofibril between two Z lines, successive in consecutive Z lines. The sarcolemma of a muscle fiber fold inward and form a system, ठीक है, system of tubes that are called transverse tubules, जिसे हम T system भी कहते हैं. The thick filament in myofibril of muscles are made up of myosin protein, ठीक है, डायमीटर 60 नैनोमीटर हमने पढ़ा था। थिन फिलामेंट ऑफ मसल्स कंटेन हाउ मेनी चेन्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल, तो एक्टिन की कितनी चेन्स होती हैं, उसमें 2 चेन्स होती हैं जो ट्विस्ट अराउंड होती हैं, एक दूसरे के लिपटी होती हैं। व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर, तो उसको हम कहेंगे डेट इज सार्कोलेमा।
नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, व्हेन मसल फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर। तो उसमें आई बैंड जो है वो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है वो रेलिवेंट हैं। नेक्स्ट है, व्हेन कैल्शियम आयन आर रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैश ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन दे बाइंड विद। तो किसके साथ वो बाइंड होती हैं, ट्रोपोनिन के साथ जाकर जो है वो बाइंड होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास एक डायग्राम है वेयर वी कैन फाइंड एच जोन इन फिगर ऑफ द पॉइंट स्ट्रक्चर मायोफिबर। तो एच जोन हमने पढ़ा था, ये जहाँ पे ए बैंड, बिटवीन ए बैंड, यहाँ पे एच जोन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इन द मिडल ऑफ ए बैंड जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, ये जिसको यहाँ पे जेड से जो है वो लेबल किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन अ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट। जब एक स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, आई बैंड शॉर्ट हो जाता है और जी लाइंस क्लोज हो जाती हैं। ये भी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से ही क्वेश्चन लिया गया। नेक्स्ट है दी ओवरलैपिंग ऑफ थिक फिलामेंट अकर इन। तो कहां पर हो रही होती है, ओवरलैपिंग कहां पर हो रही होती है स्टूडेंट, ये ओवरलैपिंग हो रही होती है ए बैंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आइंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अल्टीमेटली जो है वो इनका काम क्या होता है, मसल बाइंड टू ट्रोपोनिन। ठीक है, ये ट्रोपोनिन को बाइंड करवाते हैं ताकि वो टिल्ट करें, जिससे ट्रोपोमायोसिन टिल्ट करेगा, जिससे एक्टिन एक्सपोज होगा और अल्टीमेटली जो है मायोसिन फिलामेंट उनके साथ अटैच हो जाएंगे। व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स है, तो सेकंड जो है वो फिर कौन सा होगा, डेट इज क्रेटाइन। ठीक है, फास्फोक्रेटाइन। फिर नेक्स्ट, व्हाट विच डिजीज इज काज बाय लो कैल्शियम इन ब्लड, दैट इज टेटनी। अब ये भी हमारे करंट सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। मसल फटीग जो है वो किस वजह से होती है, तो होती है लैक्टिक एसिड की वजह से। व्हेन व्हाट इज अ मसल कंडीशन कॉल्ड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड आयोनिक बैलेंस। तो अगेन क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है, दैट इज मसल फैटीग। ठीक है, लास्ट पे है जी हमारे पास में, लैक्टिक एसिड बिल्डअप इन थाई मसल, इट काज मसल टाइटनेस एंड पेन, दिस कंडीशन इज नोन एज मसल फैटीग। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर जो है वो कवर होता है। उम्मीद है आप जो है इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और इनके इसके जरिए अपने खुद नोट्स जो है वो तैयार करेंगे। खुद नोट्स तैयार करने का फायदा ये होता है कि चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करना और याद करना और फिर रिवाइज करना जो है वो आसान हो जाता है।